काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 29। कुछ क्षण के लिए पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हैरोल्ड अभी भी चुप था, जबकि कोई राजकुमार जॉन के कान में कुछ फुसफुसा रहा था, क्योंकि वह किल और विल्स को देख रहा था। वितेरा ने उसी क्षण बोलना शुरू कर दिया। चारों राज्यों के नेताओं को देखते हुए वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। उसने उनके सामने सिर भी नहीं झुकाया। मेरा नाम विटेरा है और मैं वेल जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हूँ। हम अपने परोपकारी युवा मास्टर केल के निमंत्रण पर आए हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। वह सम्मानजनक थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हैसियत दिखाई। ये केवल स्पष्ट था कि उसने इस तरह से काम किया क्योंकि वेल महासागर में सबसे बड़ा गुट था, खासकर जलपरियों को हराने के बाद। वेल की भावी रानी के रूप में उसके लिए इन चार नेताओं के अधीन होने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा वे वह जनजाति थे जो ड्रैगन्स के बाद सबसे मजबूत माने जाते थे। वहां मौजूद सभी लोग विटेरा की बाह पर लिपटा हुआ कोड़ा देख सकते थे। केल ने ये सब संतोष के साथ देखा। उसने विटेरा को ये सब करने के लिए कहा था। बैठक का माहौल तैयार करें। विटेरा ने एक मजबूत जनजाति के प्रभावशाली सदस्य के रूप में सही माहौल बनाया। पासेटन और आर्ची ने भी उनके पीछे खड़े होकर माहौल बनाने में मदद की। योद्धाओं और प्रत्येक राज्य के संबंधित सदस्यों को अब वेल जनजाति के बारे में एक मजबूत धारणा है। रोआन साम्राज्य के बारे में उनकी धारणा, जो वेल जनजाति को इस बैठक में लाने में सक्षम थी, में भी सुधार होना चाहिए था। इतना खराब भी नहीं। केल इस बात से संतुष्ट था कि चीजें कैसे चल रही थीं और उसने धीरे से चारों ओर देखा। फिर अचानक वह चौंक गया। लिटाना, जो कुछ क्षण पहले तक चिंतित थी, उसकी ओर देख रही थी। वह केल की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो वह किसी जादुई चीज को देख रही हो। केल इतनी चमकदार मुस्कान को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और हैरोल्ड से नजरें मिलाने लगा, जो भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हैरोल्ड केल को वैसी ही नजर से देख रही थी जैसी लिटाना ने उसे दी थी। ये सभी लोग ऐसे क्यों हैं? केल को समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। यह उसी क्षण हुआ। ताली। पूरे इलाके में हल्की ताली गूंज उठी। हर किसी की निगाहें ताली के स्रोत की ओर मुड़ गईं। क्राउन प्रिंस अल्बेरू क्रॉसमैन ने जब बोलना शुरू किया तो सभी की निगाहें उनकी ओर लगी रहीं। आओ हम अंदर चलें और लंबी बातचीत करें। राजकुमार जॉन अल्बेरू से सहमत थे। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत है। एक बार में मुझ पर बहुत ज्यादा जानकारी फेंकी जा रही है। मेरा दिमाग इस समय थोड़ा अस्त व्यस्त है। जॉन जो कह रहा था उसके विपरीत उसका चेहरा शांत था। यह उसके पीछे खड़े उसके सबसे छोटे भाई पेन के चेहरे पर दिख रहे चिंता भरे भाव से बिल्कुल अलग था। अल्बेरू ने जॉन की ओर सिर हिलाया और लिटाना की ओर देखा। रानी निम, ऐसा लगता है कि हमें 3 और कुर्सियों की जरूरत है। लिटाना ने अपना सिर हिलाया। वेल जनजाति के 3 मेहमानों के लिए कुर्सियां हैं ना? लिटाना ने बिन की ओर देखा और बोलना शुरू किया। बिन, जब तुम यहाँ हो तो युवा मास्टर केल के लिए चौथी कुर्सी भी ले आओ। रानी निम, युवा मास्टर केल 3 कुर्सियों पर बैठे हैं। माफ करें। लिटाना ने अपना सिर अल्बेरू की ओर घुमाया और पूछा। अल्बेरू कह रहा था कि केल को पहले ही शामिल कर लिया गया था। क्या केवल 2 वेल ही बैठेगी? वह यही सोच रही थी। दरअसल हर कोई यही सोच रहा था। हालांकि जल्द ही एक शोर सुनाई दिया जिसने उनके सभी विचारों को गलत साबित कर दिया। किसी ने घबराई हुई आवाज में कहा। सिजल। टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल में चिंगारी पैदा होने लगी थी। इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को जंगल के जादूगर द्वारा भेजे गए पासकोड के साथ जादुई मंत्र की आवश्यकता थी। यही कारण था कि जादुई घेरे के सामने खड़ा जादूगर चिंतित होने लगा था। उसी समय किसी ने जादूगर के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे खींच लिया। जादूगर ने अपना सिर घुमाया। ये केल हेनिट्यूस था, जो उसकी ओर देख रहा था। ये वह व्यक्ति है जिसे हमने आमंत्रित किया है। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। सिजल। चिंगारी और भी भड़क उठी, इससे पहले कि एक चमकदार रोशनी मानव आकृति में बदल गई। वेल जनजाति ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसे केल ने तैयार किया था। वह जादुई घेरे में धीरे धीरे दिखाई देने वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने इस व्यक्ति को काफी समय से नहीं देखा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि नए आगमन ने टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल से बाहर निकलने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। मिस केज, बहुत समय हो गया मिलते हुए। ये निश्चित रूप से बहुत लंबा समय रहा है, युवा मास्टर निम। यह पागल पुजारिन केज थी। वह रेत पर कदम रखने के लिए केल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। उसने बिना किसी शिखा के काले पुजारिन की पोशाक पहन रखी थी।
जब वह सभी का अभिवादन कर रही थी तो उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी। आप सभी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। वह अभी भी एक वास्तविक पुजारिन होने का नाटक करने में माहिर थी। एक अज्ञात पुजारिन को आते देख कुछ लोग घबरा गए। हालांकि ड्रेक किंगडम का पक्ष शांत था। उन्होंने केज को पहले भी देखा था। केल ने पागल पुजारिन को समूह से परिचित कराया। वह मृत्यु के देवता की सेवा करने वाली एक पुजारिन है। केल द्वारा मृत्यु के देवता का उल्लेख सुनने के बाद सभी ने एक बात सोची। मृत्यु की शपथ ही मृत्यु के देवता की पुजारिन के लिए बैठक में उपस्थित होने का एकमात्र कारण थी। जब केल ने बोलना बंद कर दिया तो अल्बेरू ने आगे कहा, जिन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं वे अत्यंत गोपनीय जानकारी हैं। अल्बेरू ने बोलना जारी रखने से पहले मुस्कुराया। इसलिए आस्था या भरोसे पर निर्भर रहने के बजाय क्या हमें कुछ अधिक विश्वसनीय तरीका नहीं अपनाना चाहिए? अपनी जान जोखिम में डालने से अधिक विश्वसनीय क्या हो सकता है? अल्बेरू खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन क्षेत्र में माहौल तेजी से खराब हो रहा था। अल्बेरू सबको दिखा रहा था कि उसके पास मौत के देवता की पुजारिन के साथ साथ वेल जनजाति तक पहुंच है। इसका मतलब था कि यहां मौजूद हर किसी को मौत की शपथ लेने की जरूरत थी। सचमुच, तुम सच में? अंततः किसी ने बोलना शुरू किया। चीफ हेरोल ने अपनी बात जारी रखते हुए अल्बेरू और केल की ओर देखा। मुझे लगता है कि रोआन किंगडम में वाकई बहुत सारे दिलचस्प लोग हैं। काम करने का ऐसा मजेदार तरीका निश्चित रूप से मेरी शैली है। केल ने हेरोल से नजरें मिलाईं जो खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। वह मेरी ओर क्यों देख रहा है? जैसे ही केल यह विचार कर रहा था, हेरोल ने अपनी दृष्टि अल्बेरू की ओर घुमाई और बोलना जारी रखा। आप सही कह रहे हैं। जीवन भरोसे से ऊपर है। मैं इस पद्धति से सहमत हूं। मैं पहले आपकी बात सुनूंगा और फिर तय करूंगा कि मैं इस पद्धति का पालन करूंगा या नहीं। जॉन ने हेरोल के पीछे हटने के बाद बात की। लिटाना ही अपनी राय बताने वाली एकमात्र महिला थी, इसलिए सभी ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। वह शीघ्र ही बोलने लगी। ये 3 कुर्सियां भावी वेलरानी निम्न पुजारिन और अंतिम कुर्सियां युवा स्वामी केल के लिए होनी चाहिए। उसने बिन को आदेश दिया, जाओ और आज यहां उपस्थित सभी योद्धाओं और जादूगरों की सूची बनाओ। उसके हाव भाव से पता चलता था कि उसने मृत्यु व्रत की शर्तें स्वीकार कर ली हैं। अल्बेरू ने बोलना शुरू किया और तंबू में चला गया। आओ बाकी बातें अंदर ही बात करते हैं। मध्य रात्रि में हुई अफरा तफरी के बाद नए समूह को भी मेज पर शामिल कर लिया गया। केल अपनी सीट पर बैठ गया और सोचने लगा। मीटिंग पहले से ही चल रही थी। क्या मेरे लिए सिर्फ महामहिम के पीछे खड़ा होना पर्याप्त नहीं है? मूल रूप से केवल वितिरा और केज को ही बैठना था। बेशक चूंकि केज एक पुजारिन थी, इसलिए वे उसे तभी बैठने देंगे जब अन्य पक्ष सहमत होंगे। मैं भी क्यों बैठा हूं? केल ने अपना प्रश्न रोक लिया और वह बैठक को उदासीन भाव से देख रहा था। वितिरा और अल्बेरू ने गुप्त संगठन के साथ साथ आर्म्ड गुट के बारे में भी जानकारी साझा करना शुरू कर दिया था, जो संगठन का युद्ध गुट था। आर्म ने पूर्वी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण कर लिया था। वे ही रोआन साम्राज्य और सूर्य देवता के चर्च की आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने विश्व वृक्ष की शाखा चुराने के प्रयास में एक एल्फ गांव पर हमला किया। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए जलपरियों की भी भर्ती की। जैसे जैसे वे अलग अलग साक्ष्यों के साथ ये विवरण साझा करते गए, कमरे में माहौल खराब होता गया। उद्धरण चिन्ह ... हो प्रिंस जॉन अपना पोकर फेस बनाए नहीं रख पाए और एक हाथ से अपनी कनपटी पर दबाव डालने लगे। उन्होंने लगभग ऐसे बोलना शुरू किया जैसे कि वे आहें भर रहे हों। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा संगठन उत्तरी गठबंधन और साम्राज्य के साथ काम कर रहा है और हमें इनमें से किसी के बारे में पता नहीं था, जिसमें यह भी शामिल है कि वे पश्चिमी महाद्वीप पर क्या कर रहे हैं? जॉन आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा संगठन कैसे हो सकता है और हम उनके बारे में कुछ भी कैसे नहीं जान सकते? वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। हालांकि ये संभव था अगर उत्तरी गठबंधन और साम्राज्य आर्म की मदद कर रहे थे। इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पूर्वी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने वाला संगठन कमजोर हो। उसी समय एक शांत आवाज बोलने लगी, ये कितना भयानक संगठन है। हमें ऐसे संगठन से छुटकारा पाना चाहिए जो हर जगह जादुई बम आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। हेरोल की प्रतिक्रिया ऐसी थी। कैले ने झिझकने से पहले हेरोल की अभिव्यक्ति देखने के लिए अपना सिर उसकी ओर घुमाया। कितना क्रूर। हेरोल जैसे व्यक्ति के लिए जो जादू से नफरत करता है, जादुई बम जैसी कोई घटना इस दुनिया से गायब हो जानी चाहिए। टूनका की भी शायद ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। वे अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। केल हेरोल के जवाब से संतुष्ट था।
यही कारण था कि उसके चेहरे पर मुस्कान आने ही वाली थी। हालांकि लिटाना से नजर मिलते ही वह मुस्कान तुरंत गायब हो गई। लिटाना बहुत गंभीर भाव से केल को देख रही थी। उसके भाव देखकर केल ने अवचेतन रूप से बोलना शुरू कर दिया। मिस लीना, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? यह आश्चर्यजनक है। क्या? केल के मन में एक प्रश्न चिन्ह उभरा। वह क्या बकवास कर रही थी? लिटाना ने बोलना जारी रखा। मैंने सुना है कि युवा मास्टर केल ने रोआन किंगडम की जादुई बम आतंकी घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने वेल जनजाति की भी मदद की और हमारे जंगल में लगी आग को भी बुझाया। लिटाना को यह सचमुच अद्भुत लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आम के बारे में जानकारी सुनने के बाद उसके सामने बैठा वह आदमी कितना अच्छा इंसान था, जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। तुमने एल्फ गांव को भी बचाया। क्या युवा मास्टर केल को कभी आराम मिलता है? विश्व शांति के लिए काम करने के लिए उनके चेहरे पर शांत भाव के साथ उन्हें कितने कष्ट सहने पड़े होंगे। लिटाना सोच रही थी कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति शायद भारी मन के कारण कई रातों तक सो नहीं पाया होगा। केवल इतना ही नहीं, आपने संत और पवित्र युवती को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। अपनी दोस्ती और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केल ने जंगल को बचाया था, लिटाना को सचमुच लगा कि केल ही इस बैठक में बैठने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। इसलिए उसने केल की राय मांगी। युवा मास्टर केल, आपके विचार से हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सबकी निगाहें धीरे धीरे केल की ओर मुड़ गईं। केल ने सोचना शुरू किया जब सब उसकी ओर देखने लगे। वह मुझसे क्यों पूछ रही है? क्या ये पता लगाना आप सभी का काम नहीं है? बेशक केल ने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या करने जा रहा है। हालांकि वह उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकता था और न ही उसके पास उन्हें बताने का कोई कारण था। केल ने समूह की ओर देखा और बोलने ही वाला था कि राउन ने उसके दिमाग में बोलना शुरू कर दिया। मानव, क्या हम फिर से लोगों को बचा रहे हैं? लोगों को बचाना एक महान कार्य है। ये बहुत संतोषजनक है। केल ने राउन की उपेक्षा नहीं की जैसा कि वह आमतौर पर करता था। एक युवराज, एक रानी, एक भावी रानी, एक सरदार और एक प्रथम राजकुमार। एक साधारण कुलीन के बेटे की आवाज ने दिग्गजों के इस समूह से बात करना शुरू कर दिया। लिटाना के इस प्रश्न पर कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, केल की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। क्या हमें पश्चिमी महाद्वीप को नहीं बचाना चाहिए? क्या हमें अपने महाद्वीप के नागरिकों के लिए शांति नहीं लानी चाहिए? इससे उसे घर पर आराम करने के लिए कुछ शांति और सुकून भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं। कृपया कड़ी मेहनत करें ताकि मुझे ज्यादा कुछ न करना पड़े। केल यही सोच रहा था। मानव, तुम सही हो। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। उन्होंने राउन की प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया। केल ने बोलना समाप्त किया और लिटाना की ओर देखा जिसने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... सचमुच, आप सही कह रहे हैं युवा मास्टर केल। आप हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते दिखते हैं। केल ने देखा कि बाकी लोग उसकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे और उसने अल्बेरू की ओर देखा। फिर वह चौंक गया। अल्बेरू के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहें मानो कह रही थीं, ये कमीना फिर से ऐसी बातें कह रहा है जो उसका मतलब नहीं है। केल ने अल्बेरू की ओर मुस्कुराकर देखा, जो उसकी सच्ची भावनाओं को समझ गया था। फिर जॉन ने बोलना शुरू किया। रोआन किंगडम। उसने अपनी बात पूरी किए बिना ही बोलना बंद कर दिया। केल और अल्बेरू के चेहरों पर एक दूसरे को देखते हुए विश्वास भरी मुस्कान देखकर जॉन को याद नहीं आ रहा था कि वह क्या कहने वाला था। हालांकि उनका आपसी दुश्मनी बहुत स्पष्ट हो गया। यही स्थिति दूसरों के लिए भी थी। लिटाना ने ताजगी भरे अंदाज में बोलना शुरू किया। हम विपर किंगडम को खाद्यान्न के राशन से सुदृढ़ करेंगे। इस कथन का अर्थ था कि जंगल समूह के साथ मिलकर काम करने और कुछ ऐसा प्रदान करने के लिए तैयार था जो कीमिया या जादू से संबंधित नहीं था। जब हेरोल ने बोलना शुरू किया तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। हम जादुई बमों से जुड़ी हर चीज को संभालना चाहते हैं। हमें उन सभी कमीनों को मारना होगा। यह एक क्रूर जवाब था जो जादू से घृणा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त था। केल ने देखा कि टेबल पर फिर से हलचल मच गई है और वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। बैठक अच्छी तरह से आगे बढ़ी और अल्बेरू ने नेतृत्व किया क्योंकि उसके पास सबसे अधिक जानकारी थी। तीनों राज्य गुप्त रूप से विपर किंगडम को धन और राशन पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर साम्राज्य विपर किंगडम की सीमाओं को पार करने में कामयाब हो जाता है, तो जंगल तुरंत मदद के लिए एक गुप्त युद्ध दल भेजेगा। इसके अतिरिक्त यदि साम्राज्य मृत मैना बमों का उपयोग करता है, तो रोआन साम्राज्य स्थिति को संभालने के लिए कदम प्रदान करेगा, जबकि अन्य राज्य उन कदमों को कार्यान्वित करने के लिए धन उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने सर्दियों में वेल्स की लड़ाई के लिए अपने समर्थन के साथ साथ उत्तरी गठबंधन के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने अगले वसंत तक हर चीज के लिए योजनाएं तय कर ली थीं। तो फिर आइए अब हम मृत्यु की शपथ लें। अल्बरू के बयान पर केज खड़ा हो गया। सभी लोगों द्वारा मृत्यु की शपथ लेने के बाद बैठक समाप्त हो गई। केल देख सकता था कि जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर बढ़ा, सूरज उगने लगा था। एरोहाबेन उसके पीछे चल रहा था। केल अल्बेरू के समूह और केज के साथ जादुई घेरे के सामने खड़ा था। हेरोल सबसे पहले वहां से निकल गया। सिजल टेलीपोर्टेशन जादुई चक्र सक्रिय हो गया और हेरोल गायब होने लगी। केल, जो बगल में इंतजार कर रहा था, ने हेरोल से नजरें मिलाईं और हेरोल मुस्कुराने लगी। युवा मास्टर कैले निम, हमारी जीत के बाद आपसे मुलाकात होगी। कैले के जवाब देने से पहले ही हेरोल गायब हो गया। अल्बेरू ने कैले की ओर देखा और पूछा, वह तुम्हें फिर से देखना चाहता है? अल्बेरू को कैल के उदासीन चेहरे से जवाब मिला। वह हंसा और कैल के साथ टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल पर खड़ा हो गया। दोनों जल्द ही उबर्रक क्षेत्र में पहुंच गए। अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले अल्बेरू को कुछ कहना था। लगता है सर्दियों तक तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। उनकी जीत की खुशखबरी का इंतजार करते हुए थोड़ा आराम करो। केल को जवाब देने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यह पहले से ही स्पष्ट था कि उसने क्या योजना बनाई थी। यही मेरी योजना थी, महाराज। हालांकि अल्बरू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर केल को संदेह हुआ। अल्बरू सोच रहा था कि बहुत समय हो गया था जब केल ने अलविदा कहते हुए ऐसी अविश्वसनीय बात कही थी। बिल्कुल, थोड़ा आराम जरूर करना। हालांकि केल ऐसा नहीं कर सका। केल ने टूनका की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी, जिसका चेहरा वीडियो संचार उपकरण के ठीक सामने था। मैं ये कर सकता हूँ। ये ऊर्जावान चीखें अभी भी केल की खिड़की के बाहर सुनी जा सकती थीं। पतझड़ का मौसम आ चुका था, लेकिन आवाजें बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही थीं। शरद ऋतु के आगमन के बाद पहली खबर सुनने के लिए केल को टूनका का बदसूरत चेहरा देखने की जरूरत थी। यह क्या है? केल को एल्बेरू और रॉन के नेतृत्व वाले सूचना संगठन के माध्यम से विपर किंगडम के बारे में दैनिक अपडेट मिल रहे थे। विपर किंगडम साम्राज्य के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। साम्राज्य ने अपने सभी कार्डों का खुलासा नहीं किया, जैसे कि मृतमन बम। ये केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि इस विश्वास के विपरीत कि गरीब विपर साम्राज्य के पास अंततः धन समाप्त हो जाएगा, वे अपने सैनिकों को सुसज्जित रखने और भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम थे। लेकिन ये बहुत धीमी गति से चल रहा है। यह आखिरी जानकारी थी जो केल ने सुनी थी, इसीलिए उसने अभी टूनका से बात करने की परवाह नहीं की। मैं चाहता था कि आप सबसे पहले जानें। इसके बाद टूनका ने भी अपनी बात कही। हम लगभग आधी दूरी तक जीत चुके हैं। केल की अभिव्यक्ति बदल गई। हम एक महल पर कब्जा करने में कामयाब रहे। कुहाहाहाहा। टूनका हंसने के लिए स्क्रीन से पीछे हट गया। यह पागल कमीना। केल को तब पता चला कि केवल टूनका का चेहरा ही साफ था। उसका बाकी शरीर खून से लथपथ था। उसे टूनका के पीछे ढेर सारी लाशें भी दिखाई दे रही थीं। उसने खबर सुनाने के लिए उसे बुलाने से पहले ही दुश्मनों की लाशों का ढेर लगा दिया था। वह वाकई एक पागल कमीना था। मैंने भी वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। केल को ये बात अजीब लगी कि टूनका ने ऐसा कुछ कहा। जैसा मैंने पूछा। हाँ, मैंने घायल सैनिकों को फेंका नहीं। मैं उन्हें अपने साथ लाया था। क्या टूनका अपना दिमाग खो बैठा है? टूनका जो कुछ कह रहा था उससे केल हैरान रह गया। यह अजीब था कि वह कुछ ऐसा कर रहा था जो वह आमतौर पर नहीं करता। टूनका ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ बोलना जारी रखा। ताकतवर को यह जानना होगा कि कमजोर की देखभाल कैसे की जाए। क्या यह सचमुच टूनका है? केल गंभीरता से सोच रहा था कि क्या यह असली टूनका है। हालांकि टूनका की बात सुनने और टूनका के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने के बाद उसने इस विचार को किनारे कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ठीक करना मुश्किल होगा। केल को इस बात का अंदाजा था कि क्या हो रहा है। भले ही विपर साम्राज्य के पास अब अधिक धन हो, फिर भी वे अपने सभी सैनिकों को ठीक करने के लिए महंगी औषधियां नहीं खरीद सकते थे। उनके पास पर्याप्त पुजारी भी नहीं है। विपर साम्राज्य पर किसी भी चच का कोई खास प्रभाव नहीं था क्योंकि चच जादू का एक गुट था। यही कारण था कि युद्ध के लिए उनके पास पुजारियों की कमी थी। इसके अलावा चच विपर साम्राज्य के नागरिकों को बर्बर मानता था क्योंकि वे प्रकृति में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर में नहीं। इसके परिणामस्वरूप चर्चों ने विपर राज्य में कोई भी पादरी नहीं भेजा। यह तथ्य कि विपर साम्राज्य के पास कोई उपचारक था आश्चर्यजनक था, क्योंकि जादूगरों ने अतीत में उपचारक शक्तियों वाले सभी लोगों पर हमला किया था। केल टूनका के चेहरे पर दुख देख सकता था। हमारे पास पर्याप्त उपचारक नहीं है।
इस तरह से आधी जीत हासिल करने के बाद हम बहुत सारे पोषण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ इतने ही उपचारक हैं और हमारे पास कोई पुजारी नहीं है। केल को उस समय दो लोगों के बारे में सोचना पड़ा। ये दोनों लोग उस समय उसके घर पर कुछ नहीं कर रहे थे। वे पागल पुजारिन और आधे संत थे। वहां एक और व्यक्ति भी था। एरोहाबेन की मांद में एल्फ आराम कर रहा था। केल ने अपनी बाहें क्रॉस करके चीजों पर विचार करना शुरू कर दिया। उन तीनों में से प्रत्येक कई औसत पुजारियों से ज्यादा काम करने में सक्षम होगा। राउन ने केल के मन में बात करना शुरू कर दिया। मानव, क्या हम लोगों को बचा रहे हैं? राउन की आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी। हालांकि केल ने पहले टूनका से एक सवाल पूछा जो उसके दिमाग में था। आधी जीत से आपका क्या मतलब है? या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। ये केवल आधा ही क्यों होगा? केल के प्रश्न पर टूनका के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। दुश्मन अपना महल छोड़कर भाग गए। तो फिर तुमने महल पर कब्जा कर लिया। टूनका एक महल पर कब्जा करने में कामयाब रहा। हमने इसे अपने कब्जे में तो ले लिया, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। उद्धरण ... क्या बकवास है? टूनका ने केल की प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर अपना सिर खुजलाया और फिर स्क्रीन को दूसरी ओर घुमा लिया। केल को स्क्रीन के पार कुछ लाल चीज दिखाई दे रही थी। केल को पता था कि टूनका ने लाशों के बीच में उससे संपर्क क्यों किया था। वह महल में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऐसी जगह खोजी जहां सैनिक न देख रहे हों। राउन की आवाज केल के दिमाग में गूंज रही थी। मानव, ये बहुत जल रहा है। वहां भयंकर आग लगी हुई थी। आग का खंभा इतना ऊंचा था कि महल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह आग अचानक लगी है और हम इसे बुझा नहीं सकते। उद्धरण ... आप इसे बुझा नहीं सकते? हाँ, इसीलिए मैंने वर्तमान में सैनिकों को आग के खंभे के चारों ओर घेरा हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आग का खंभा महल से आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा लगता है कि यह एक दीवार है जो महल को हमसे बचा रही है। टूनका ने अपने दोस्त के साथ अपनी सच्ची भावनाएं साझा की। केल को इसके बारे में बताने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जब वह अकेले ही लोगों से लड़ रहे थे, उसकी तुलना में युद्ध के दौरान उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता था और बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। अग्नि स्तंभ उन समस्याओं में से एक था। मैं नहीं बता सकता कि साम्राज्य ने क्या किया, लेकिन मैं निश्चित रूप से ध्यान रखूंगा। टूनका ने केल का चेहरा देखते ही बोलना बंद कर दिया। हालांकि फिर उसने चिंता के साथ पूछा, जो कि सामान्य स्वभाव से अलग था। कुछ गड़बड़ है क्या? केल भौहें सिकोड़ रहा था। केल टूनका को अनदेखा कर रहा था और बस स्क्रीन के पीछे से आग को देख रहा था। उत्साहित राउन ने अपने मन में बोलना शुरू कर दिया। मानव, क्या हमने वह आग पहले नहीं देखी? केल ने उस अग्नि स्तंभ को भी याद किया जिसे उन्होंने 1 वर्ष से अधिक समय पहले देखा था। इसने जंगल के खंड एक को बिना फैले ही जला दिया और बारिश होने पर भी यह बुझ नहीं पाया। धत्तेरी की! केल ने अपने गले में हार को छुआ। यह हार जल पर हावी था। केल और भी अधिक उदास होने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे वह आग बुझानी पड़ेगी। हमने काफी समय से वीडियो टीजर जारी नहीं किया है। यहाँ क्लिक करें। इस बार कोई आंसू बहाने वाला वीडियो नहीं है। केल ने आह भरी। टूनका ने तुरंत उस आह का जवाब दिया। इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? मैं टूनका हूँ। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने निर्देशांक बताओ। योजक ... क्या निर्देशांक? टूनका ने कईल के चेहरे पर जटिल भाव देखा। फिर कईल ने झुंझलाहट भरे लहजे में बोलना शुरू किया। मुझे अपने वर्तमान स्थान के निर्देशांक बताओ। मैं वहां जाऊंगा। योजक ... क्यों? टूनका के सवाल से केल बेहद नाराज हो गया। नहीं, वो सही कह रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि मुझे वहां क्यों जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकता। साम्राज्य की शक्ति को कम करने के लिए विपर साम्राज्य को इस महल पर नियंत्रण करने की आवश्यकता थी। उद्धरण ... हालांकि मुझे नहीं पता कि साम्राज्य क्या सोच रहा है। केल को यह नहीं पता था कि साम्राज्य ऐसा क्यों करेगा और महल क्यों छोड़ देगा। साम्राज्य ऐसा इसलिए कर रहा हो सकता है कि वह अपनी सेना को अन्य 2 महलों पर केंद्रित कर सके, जिन पर टूका का पक्ष निशाना साध रहा था, या वे ऐसा इसलिए कर रहे हो सकते हैं ताकि जब टूका की सेना आग बुझाने का प्रयास कर रही हो, तो वे उन पर घात लगाकर हमला कर सकें। वहां पहुंचने के बाद वह चीजों को समझ सका। केल ने टूनका की ओर देखा जो असमंजस में अपनी आंखें झपका रहा था। क्यों? किसी को कुछ पुजारियों को बुलाकर आग बुझानी होगी। योजक ... आप ऐसा करने जा रहे हैं? टूनका ने चुप होने से पहले उलझन में पूछा।
ऐसा कोई तरीका नहीं था कि केल हेनेट्यूज, वह आदमी जो अभी उसे गंभीर भाव से देख रहा था, इस तरह की किसी बात पर मजाक कर सकता था। हाँ, अगर यह आप हैं, तो मुझे पता है कि आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो आप कहना नहीं चाहते। तो जल्दी करो और अपना निर्देशांक बताओ ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। मैं जल्दी से जाऊंगा और आग बुझाकर वापस आऊंगा। केल अपने आप से यही कह रहा था। टूनका ने देखा कि केल ने निर्देशांक लिखने के लिए कलम और कागज उठाया। टूनका को अजीब महसूस हो रहा था। भले ही केल हेनिट्यूज के लोगों में पुजारी थे और उन्हें आग बुझाने का तरीका पता था, फिर भी वहां आने का कोई कारण नहीं था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था और किसी ने हार नहीं मानी थी। ये बस एक निरंतर गतिरोध था। यही कारण था कि यह युद्ध क्षेत्र कभी भी खतरनाक हो सकता था। टूका को समझ में नहीं आ रहा था कि केल को ऐसी जगह आने में कोई हिचक क्यों नहीं हो रही थी। साथ ही वह केल की वर्तमान स्थिति को भी समझ सकता था। वह बहुत अच्छा है। टूनका ने बोलना शुरू करने से पहले एक बार फिर कैले के बारे में अपनी राय की पुष्टि की। मैं रोआन किंगडम के जादूगर को बता दूंगा कि तुम आ रहे हो। हम एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल स्थापित करेंगे और तुम्हें उचित निर्देशांक देंगे। ठीक है, बस जल्दी करो। ठीक है, काफी समय हो गया है जब से मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। केल ने अपना सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। अरे वैसे, टूनका मुस्कुरा रहा था और कैल से कह रहा था कि वह अपने मन की बात कहे। कैल टूनका के बदसूरत मुस्कुराते चेहरे को नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह स्क्रीन से दूर हो गया और बोलना जारी रखा। मैं भेष बदल कर रहूंगा। क्या, मैं अब फोन रख रहा हूं। क्लिक करें। केल ने कॉल समाप्त कर दी। अभी उससे टूनका से कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। उसे बस बाद में टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल के निर्देशांक पता करने थे। वह कुर्सी से उठ गया। राउन हवा से प्रकट हुआ और उड़कर केल के पास आ गया। मानव, भेष से तुम्हारा क्या मतलब है? राउन की गोल आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। हालांकि केल ने उसे अनदेखा कर दिया और चौथी मंजिल पर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। फिर उसने चौथी मंजिल पर सबसे अंदर वाले कमरे पर दस्तक दी। दस्तक दस्तक दस्तक, अंदर आए। कमरे के अंदर से एक स्पष्ट आवाज ने उत्तर दिया। केल ने दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की घुंडी घुमाई। क्लिक करें। जैसे ही दरवाजा खुला, वह कमरे में देख सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। युवा मास्टर निम, संत जैक केल का स्वागत करने के लिए उछल पड़े। सबसे अंदर का कमरा और चौथी मंजिल पर उसके बगल का कमरा सभी तरह की सुरक्षा और अलार्म जादू से सुरक्षित था। ये हन्ना और जैक के कमरे थे। युवा मास्टर निम, क्या आप ठीक हैं? पागल पुजारिन केज भी उछल पड़ी और केल का अभिवादन किया जैसे कि वह कोई भाड़े की सिपाही हो। केल ने चुपचाप उन दोनों को देखा और फिर बोलना शुरू किया। संत निम, क्या मिस हन्ना अभी प्रशिक्षण ले रही है? हाँ, वह मिस मैरी से अंधेरे के गुण को संभालना सीख रही है। वास्तव में? हाँ, मैंने सुना है कि मिस रोजलिन और मिस्टर चोई हान भी उनके साथ थे। अच्छा, ऐसा है। पागल पुजारिन केज को यह अजीब लगा कि केल ने जल्दबाजी में दरवाजा खोला, लेकिन वह बहुत शांत दिख रहा था। शायद केल को एहसास हो गया था कि वह क्या सोच रही थी, क्योंकि उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया था। केज सिहर उठा। मिस केज, हाँ, क्या आप इसी विला में रहेंगे? वह फिलहाल केल के विला में रह रही थी, क्योंकि जब भी वह वहां से जाने की कोशिश करती थी, मृत्यु का देवता उसके सपनों में आकर रोता रहता था। एक ऐसा भगवान जिसे आप अपने दिमाग में रोते हुए नहीं देख सकते, वह बेहद परेशान करने वाला होता है। यही कारण है कि केज यहाँ रहने लगा और चर्च ऑफ द सन गॉड के संत से दोस्ती कर ली, भले ही वे स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर देवताओं की सेवा कर रहे थे। उसने केल के प्रश्न का उत्तर दिया। मैं ऐसा करना चाहता हूं, अगर आपको ये ठीक लगे, युवा मास्टर निम। जैक ने बगल से कहा। केज निम का यहाँ होना अद्भुत रहा है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, युवा मास्टर निम, तो मैं आशा करता हूं कि मिस केज यहाँ और अधिक समय तक रह सकेंगी। केज की मौजूदगी ने जैक के लिए अपनी शुद्धि की शक्ति को दबाना संभव बना दिया। उसने जैक को बिना किसी समस्या के मैरी और उसकी बहन से संपर्क करने की अनुमति दी। बेशक वह अभी भी अपनी बहन से हाथ भी नहीं मिला सकता था, लेकिन उसकी बहन के जीवित और स्वस्थ होने की तुलना में यह महत्वपूर्ण नहीं था। केल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं भी आपके यहाँ आने से खुश हूँ, मिस केज। इसलिए केल ने अर्ध संत और पागल पुजारिन दोनों से बात की। चलो कुछ लोगों को बचाते हैं। माफ करें, संत ने असमंजस से पूछा, जबकि केज ने अपना प्रश्न शांतिपूर्वक पूछा। हम कहाँ जा रहे हैं? केल ने अपने प्रश्न का उत्तर देने से पहले केज के उत्तर पर मुस्कुराया। युद्धस्थल। हम। इस बार केज भी उलझन में था। हालांकि केल ने जो कहना था, कहने से पहले उन दोनों की तरफ देखा।
और चलो अपना भेष बदल लें। माफ करें। उद्धरण चिन्ह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है, युवा मास्टर कैले। राउन, जो केल के पीछे से कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने लगा। क्या वे भी अपना भेष बदल रहे हैं? राउन की टिप्पणी सुनकर केज झेप गई। उद्धरण चिन्ह। क्या आप भी अपना भेष बदल रहे हैं, युवा मास्टर केल? हाँ, मैं इससे छद्मवेश कह रहा हूं, लेकिन हम सभी केवल छोटे मोटे काम ही करेंगे, जैसे अपने बालों का रंग बदलना। उद्धरण चिन्ह। बालों का रंग? आपका भी, युवा मास्टर केल? केल ने जवाब दिया। हाँ, कुछ ऐसा जिससे मैं पवित्र दिखूं। हो क्या? केज ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, लेकिन केल ने राउन को आदेश दे दिया। जाओ और मिस रोजलिन और चोई हान से कहो कि वे यहाँ आए। क्या वे भी भेष बदल कर रहेंगे? हो सकता है। पहले उन्हें यहाँ लाओ। मुझे समझ आ गया, मानव। राउन उत्साह से रोजलिन की ओर उड़ गया। राउन को मिसाइल की तरह उड़ता देख केल ने आह भरी। केल के पास भेष बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टूका के सैनिकों ने पहले भी केल को देखा था। विपर किंगडम वर्तमान में मोगोरू साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में था। हालांकि अभी वहां साम्राज्य की कोई भी सेना नहीं हो सकती है, लेकिन अगर रोवन किंगडम से कोई रईस उस स्थान पर आ जाए तो चीजें जटिल हो जाएंगी। माफ कीजिए, युवा मास्टर निम। क्या है, सेंट निम? मैं पवित्र रंग के लिए सफेद रंग की सलाह देता हूं। केल ने अपना सिर जैक की ओर घुमाया। जैक खुश लग रहा था कि वह केल के लिए सिफारिश कर सकता है। केल ने उस चेहरे की ओर देखा जो प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था और बोलना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। एगो, मेरी कठिन जिंदगी। केल के मन में भी वही विचार आ रहे थे जो एरोहाबेन के मन में राउन के साथ व्यवहार करते समय आते थे। खून और जलते हुए मांस की गंध से उसकी नाक में गुदगुदी हो रही थी। हालांकि इतने लंबे समय तक इस युद्ध के मैदान में रहने के बाद भी उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि शीघ्र ही प्रेरणा का एक नया स्रोत उनके सामने आ गया। टूनका ने टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल की ओर देखा, जिसे उन्होंने बाकी सैनिकों से दूर गुप्त रूप से स्थापित किया था। कुल 5 लोग दिखाई दिए थे। टूनका ने बीच में खड़े आदमी की ओर शून्य भाव से देखा और वह बुदबुदाने लगा। उद्धरण चिन्ह। क्या? बीच में बैठे व्यक्ति ने अपने बालों को पीछे धकेलते हुए अपनी विशिष्ट टेढ़ी मुस्कान बिखेरी। लंबे बाल, जो लगभग पूरी तरह सफेद थे, उसके हाथ के पीछे चल रहे थे। केल हेनिट्यूज ने बिना किसी शिखा के सफेद पुजारी की पोशाक पहन रखी थी और उसके बाल भी उसके कपड़ों की तरह सफेद थे। सफेद बाल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वे हल्के से चमक रहे हों, जिससे वे चांदी के भी दिख रहे थे। केल ने टूनका के भ्रमित भाव को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय चीफ हेरोल की ओर देखा। मैं कैसी दिखती हूँ? मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पहचान पाएगा, युवा मास्टर निम। हेरोल ने जवाब दिया और केल के हाथ में मास्क को देखा। ये कुछ ऐसा था जो केवल उसकी आंखों के आसपास ही था। वह मुखौटा निश्चित रूप से ऐसा करेगा कि कोई भी आपको पहचान नहीं सकेगा। केल, जिसकी अब नीली आंखें भी थीं, हेरोल की ओर धीरे से मुस्कुराया। केल की मुस्कान देखकर हेरोल की सांस फूल गई। आप एक असली पुजारी की तरह दिखते हैं। तो ये सफल रहा। राउन, जिसने खुद को पहले से ही टेलीपोर्ट करने के लिए निर्देशांक का पालन किया था, अपनी अदृश्य अवस्था में तंबू के एक कोने में सिकुड़ा हुआ था। हेरोल की टिप्पणी सुनने के बाद उसने केल के दिमाग में बोलना शुरू कर दिया। ये वास्तव में मेरी उत्कृष्ट कृति है। मानव, तुम असली संत की तरह दिखते हो। इस बार राउन को सभी के भेष बदलने का जिम्मा सौंपा गया था। रोजलिन और चोई हान ने एक दूसरे के साथ रंग बदले। रोजलिन के बाल काले और आंखें काली थीं, जबकि चोई हान के बाल लाल और आंखें लाल थीं। पागल पुजारिन और संत ने अपने बाल सामान्य भूरे रंग में रंगे हुए थे। उन सभी के हाथों में मुखौटे भी थे। केल ने हेरोल से एक प्रश्न पूछा। मरीज कहाँ है? क्या आप तुरंत शुरू करने की योजना बना रहे हैं? केल ने सफेद मुखौटा पहना और अपनी बाहें खोलते हुए बोलना शुरू किया। पीड़ा में पड़े लोगों को ढूंढना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, यही वास्तव में भगवान की इच्छा है। हेरोल ने इस बात पर उपहास किया कि केल कितना पवित्र दिखता था और कितना पवित्र लगता था। फिर उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। विपर सैनिक चिंता से आग के स्तंभ को देख रहे थे। यह विशेष रूप से उन सैनिकों के लिए था जो स्तंभ के चारों ओर मोर्चाबंदी कर रहे थे। सारी रात बारिश होती रही, लेकिन आग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस अजीबोगरीब चीज ने लोगों में डर पैदा कर दिया। खंभे के पास एक कदम भी बढ़ने की कोशिश करने पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। सैनिकों में से एक ने अपने मित्र से फुसफुसाकर कहा, पहले इधर उधर देखा।
क्या आप सचमुच सोचते हैं कि इस आग के लिए साम्राज्य जिम्मेदार है? मुझे कैसे पता होगा? अगर वे जानते हैं कि ऐसी आग कैसे लगाई जाती है, तो क्या हम सब भी जलकर नहीं मर जाएंगे? बुरा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दोस्त ने चौंककर सिपाही को डांटा। उसे खुशी थी कि उनके आसपास कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। हालांकि दोस्त ने सिपाही के चेहरे पर भाव देखा और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। सिपाही ने कुछ देर तक भय से कांपने के बाद ये बात कही थी। नहीं, मुझे पता है कि यह बकवास है, लेकिन साम्राज्य को यह आग छोड़कर भागते देखकर मैं असहज महसूस कर रहा हूं। युद्ध लंबा खींच रहा था और अब उन्हें इस अजीब अग्निस्तंभ की रक्षा करनी थी। ये सैनिक, जो विपर साम्राज्य का नागरिक था और जादू से नफरत करता था, उसे यह अग्निस्तंभ अतीत में जादूगरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जादू की याद दिलाता था। बुरा, हमारे कमांडर निम ने फिर भी सभी घायल सैनिकों को अपने साथ लाया। उन्होंने उन कीमती औषधियों में से कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को भी दी। अपने मित्र की बात सुनकर सैनिक थोड़ा शांत हुआ। कमांडर टूनका ने इस बार घायलों को नहीं फेंका। यह विपर किंगडम में गृहयुद्ध के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यवहार से अलग था। हालांकि जल्द ही उनका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन वे सब मर रहे हैं। उनके पास पर्याप्त औषधियां नहीं थीं और बिना उपचार क्षमताओं वाले डॉक्टर की भी एक सीमा थी। घर लौटने का मौका दिए बिना मर रहे सैनिकों की कराह सुनना दर्दनाक था। तुम ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हो? कमांडर निम और चीफ निम जल्द ही हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। अपने दोस्त की बात सुनकर सिपाही के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। जादू के प्रति अपने गुस्से के कारण उसने युद्ध में भाग लिया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे स्थिति की वास्तविकता समझ में आने लगी थी। उसके मुंह से संदेह भरी आवाज निकली, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हालांकि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने एक समूह को समूह के केंद्र की ओर बढ़ते देखा। कमांडर टूनका के साथ घायलों को लेकर तंबू की ओर जा रहे कुल 5 लोग थे, जिन्होंने सफेद मुखौटे और पुरोहिती की पोशाक पहन रखी थी। वे स्वाभाविक रूप से केल का समूह थे। केल ने घायल सैनिकों के साथ तंबू की ओर बढ़ते हुए चारों ओर देखा। माहौल बहुत भारी था। मानव, क्या तुम उस अग्निस्तंभ को देख रहे हो? क्या हम उससे छुटकारा पा रहे हैं? यदि तुम पिछली बार की तरह ऐसा करोगे तो यह महल को भी नष्ट कर देगा। यह मेपल कैसल था, जो मोगोरू साम्राज्य और विपर साम्राज्य की सीमा पर स्थित 3 मुख्य महलों में से एक था। इसे तोड़ो। मैं इतनी कीमती चीज क्यों तोड़ूंगा? केल इस बार शांति से काम निपटाने की योजना बना रहा था। वह इधर उधर देखता रहा जब तक कि उसकी नजर एक सैनिक से नहीं पड़ गई। ये मेडिकल टेंट की रखवाली करने वाला सैनिक था। केल ने सिपाही की ओर धीरे से मुस्कुराकर पूछा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? पूर्व, क्षमा करें। सैनिक केल की विशिष्ट मुद्रा से चिंतित हो गया। उसी क्षण टूनका ने बोलना शुरू किया, फ्लैप उठाओ। हाँ हाँ सर। जिस सिपाही ने केल से नजरें मिलाईं और उसके बगल में खड़े सिपाही ने जल्दी से फ्लैप उठाया। औषधीय जड़ी बूटियों की गंध और चोटों की दुर्गंध बाहर आने लगी। केल धीरे धीरे तंबू में प्रवेश किया। सिपाही ने वह विचार बुदबुदाया जो उसके दिमाग में आया जब उसने 5 लोगों को अंदर आते देखा। उद्धरण चिन्ह ... पुजारी निम। सिपाही देख सकता था कि सफेद बालों वाले पादरी के पीछे 2 लोग चल रहे थे। एक के हाथ में काली आभा थी जबकि दूसरे के हाथ में सुनहरी आभा थी। उन दोनों में ही उपचार करने की शक्ति थी। मृत्यु और पीड़ा के वातावरण से भरा तंबू धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि मरीज और डॉक्टर सभी ने अपनी निगाहें 5 पुजारियों की ओर घुमा ली। केल ने बोलना शुरू किया, नमस्ते सभी, हम स्वर्ग की इच्छा का पालन करते हुए आप सभी की मदद करने के लिए यहाँ हैं जो लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आह! किसी ने गहरी सांस ली। उसी क्षण केल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। चलो शुरू करें। पागल पुजारिन केज और संत जैक विपरीत दिशाओं में बाईं और दाईं ओर चले गए। रोजलिन और चोई हान उन दोनों के पीछे पीछे चले। जैक ने एक मरीज की बांह पर अपना हाथ रखा। शाह! चोट जल्दी ठीक होने लगी और सुनहरे रंग में चमकने लगी। मेरा हाथ। अपने हाथ को ठीक होते देख मरीज की आंखों में आंसू आ गए और वह खुश हो गया। चोई हान और रोजलिन ने दोनों पुजारियों की सहायता के लिए अपने अपने जादुई थैलों से औषधियां निकाली। टूनका से नजर मिलाने से पहले केल ने उन्हें कुछ देर तक देखा। टूनका ने आंखों में आंसू भरकर बोलना शुरू किया, आप तो बहुत सारी औषधियां भी लाए हैं। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल ने महसूस किया कि सैनिकों और डॉक्टरों की निगाहें उस पर केंद्रित थीं और उसने सम्मानजनक तरीके से जवाब दिया। अलबरू ने उसके लिए औषधि तैयार की थी। केल को वहां जाने से पहले अलबरू के साथ हुई बातचीत याद आई। तुम जंगल की तरह आग बुझाने जा रहे हो।
तुम गुप्त संगठन की वर्दी पहनोगे। तुम ऐसा करते समय आम पोशाक पहनोगे। केल, रोजलिन और चोई हान सभी ने अपने पुजारी पोशाक के नीचे अद्यतन आम पोशाक पहन रखी थी। अल्बरू जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, मुझे यकीन है कि साम्राज्य कहीं छिपा हुआ है और विपर बलों पर नजर रख रहा है। ये साम्राज्य और गुप्त संगठन के बीच कुछ अराजकता पैदा करने का एक शानदार तरीका होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रयास में आपका समर्थन करूंगा, इसलिए एक सच्चे पुजारी की तरह कार्य करें। केल ने तंबू के चारों ओर देखा जहां उपचार शुरू हुआ था। क्या यह दुख की बात नहीं है कि मुझे इतनी दूर से यहां तक आने के बाद ही आग बुझानी पड़ी? हालांकि आग बुझाना किसी और दिन का काम था। केल ने जानबूझकर तंबू का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, ऐसा इसलिए ताकि सैनिक वहां से गुजरते समय अंदर देख सकें। मानव, मानव, केल अपने मन में राउन की आवाज सुन सकता था। केल ने ध्यान नहीं दिया और वह हल्की चोटों वाले लोगों की ओर बढ़ गया। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, पुजारी निम। वह सिपाही जो तंबू के कोने में बैठा था क्योंकि उसे हल्की चोटें ही आई थीं, सदमे में बोला। केल ने एक औषधि निकाली और कपड़े का एक टुकड़ा गीला किया। फिर उसने चोट के आसपास के क्षेत्र को कपड़े से दबाना शुरू किया। हल्की चोटें धीरे धीरे गायब होने लगीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही ने देखा कि सफेद बालों वाला पादरी उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। पादरी ने कुछ और नहीं कहा, फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसकी हल्की चोटों पर मरहम लगाने लगा। मानव, तुम कितने अच्छे इंसान हो। केल ने हमेशा की तरह राउन की उपेक्षा की, क्योंकि वह हल्की सी चोट वाले सैनिकों को भी ठीक करने के लिए औषधि का प्रयोग कर रहा था। सैनिकों ने सफेद बालों वाले पुजारी के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया, जो हल्की सी चोट पर भी औषधि का प्रयोग करने से नहीं कतराता था। केल ने उनका धन्यवाद स्वीकार किया और सोचने लगा, जब आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुफ्त औषधियों का सेवन करते हैं तो वे सबसे अच्छी लगती हैं। केल बिना किसी रोक टोक के एल्बेरू द्वारा दी गई औषधियों का इस्तेमाल कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी और की औषधियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये काफी मनोरंजक था। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी निम। केल ये सोचकर मुस्कुराने लगा कि वह एल्बेरू के पैसे का किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसने धन्यवाद का जवाब उसी तरह दिया जैसे आम पादरी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। घायलों की देखभाल करना पुजारी का काम है। केल ने अपने आसपास के हल्के घायल सैनिकों की देखभाल की और फिर अपने समूह के बाकी सदस्यों की ओर बढ़ गया। जैक और केज उन लोगों के पास थे जो मरने के करीब थे। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संत जैक को मरीजों की देखभाल करते समय बहुत पसीना आ रहा था। जिस मरीज जैक का इलाज चल रहा था, वह अपनी बाजू पर गहरे घाव के कारण मरने के करीब था। पाठ। जैक के हाथ में सुनहरी रोशनी चमकती रही जब वह सैनिक की चोट को ठीक कर रहा था। केल ने जैक को देखा और सोचना शुरू कर दिया। उनकी उपचार कौशल शीर्ष स्तर की है। पागल पुजारिन केज एक प्रतिभाशाली पुजारिन थी, तथापि जैक से एक ऐसी आभा निकल रही थी जिसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। ये स्वाभाविक ही था कि सबकी निगाहें जैक पर टिकी होंगी। केल ने संतोष के साथ इस ओर देखा। वह बाद में साम्राज्य के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए काफी अच्छा लगता है। केल ये सोचकर उत्साहित हो गया कि कैसे वे इस सफेद पुजारी पोशाक और सफेद मुखौटा पहनकर साम्राज्य में वही काम करके अराजकता पैदा कर सकते हैं। उघ उघ कराहता हुआ और मौत के करीब पहुंच चुका सैनिक धीरे धीरे अपने चेहरे पर रंगत लाने लगा। जैक ने आखिरकार अपना हाथ मरीज के शरीर से हटा लिया। हाँ, जैक पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। मरीज की तरफ देखकर केल ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। वह बड़ा घाव जो सड़ रहा था और जिससे आदमी के अंग दिखाई दे रहे थे, अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और उस पर कोई निशान भी नहीं था। हो, बहुत खूब। विपर किंगडम के लोग अपनी हैरानी और प्रशंसा को छिपा नहीं सके। केल जैक के पास गया, जो भारी सांस ले रहा था। फिर वह जैक को तंबू के एक कोने में ले गया और बैठा दिया। तुम ठीक हो? केल के सवाल के जवाब में जैक मुस्कुराया। उसने अपने कांपते हाथ से माथे का पसीना पोंछते हुए बोलना शुरू किया। युवा मास्टर निम, हाँ, मुझे लगता है कि आपके पीछे यहाँ आना सही निर्णय था। अचानक वह किस बारे में बात कर रहा है? केल को कुछ समझ नहीं आया और उसने जैक की ओर देखा। फिर वह चौंक गया। जैक खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। वह खुश लग रहा था। उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया जिसे सिर्फ केल ही सुन सकता था। जब मैं चर्च के साथ था तो मेरा जीवन महत्वपूर्ण लोगों को ठीक करने के इर्द गिर्द घूमता था। मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्हें वास्तव में ईश्वर के हाथ की जरूरत थी। लेकिन अब, जैक की आंखें अचानक फिर से ऊर्जा से भर गईं। आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है।
युवा मास्टर निम, क्या मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुना सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? जैक ने अपनी मुट्ठी भींची और फिर खोली। उसके हाथ कांपना बंद हो गए। मेरी उपचार क्षमताएं। जैक को अंततः लगा कि वह अपने भगवान की इच्छा को समझ सकता है। युवा मास्टर केल, मेरी उपचार क्षमताएं मजबूत होती जा रही हैं। बहुत खूब। जैक की बात सुनते ही केल आश्चर्यचकित रह गया। उसकी उपचार क्षमताएं मजबूत होती जा रही थीं, हालांकि वह पहले से ही मृत्यु के कगार पर खड़े किसी व्यक्ति को ठीक कर सकता था। वह वास्तव में एक संत है। वह एक सच्चे संत थे। केल ने जैक के कंधे पर थपथपाया, जो इस बात से बहुत खुश लग रहा था कि वह लोगों को ठीक कर पा रहा है, तथा फिर उसे और प्रोत्साहित किया। मुझे आपकी क्षमताओं पर विश्वास है, जैक निम। केल की टिप्पणी पर जैक ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह अपनी छोटी बहन को कईल की बदौलत बचा पाया। वह कईल के साथ इस जगह पर आया था क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि उसे मदद की जरूरत है। हालांकि वह यहाँ जो कर रहा था वह एक बार फिर किसी को बचाना था। जैक ने अपना सिर उठाया और केल की ओर देखा, जो उसके सामने मरीजों की देखभाल कर रहा था। केल की निगाहें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर लग रही थीं। मुझे शुरू से ही ऐसे ही रहना चाहिए था। जैक को अफसोस का एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को दबा लिया और वह उठकर मरीजों के पास चला गया। केल ने टेंट के चारों ओर देखा जब उसने देखा कि जैक मरीजों का इलाज करने के लिए वापस आ गया है। उसकी नज़र अभी भी वैसी ही थी जिससे जैक को अपने पिछले जीवन पर पछतावा हुआ था। यही विचार उसके दिमाग में चल रहा था। लगता है हमें सारी रात जागना पड़ेगा। वहां कुछ अन्य रोगियों के लिए भी टेंट थे। हालांकि केल को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, भले ही वे पूरी रात काम कर रहे थे। उसने केज और जैक को औषधियां दी। यह एकमात्र चीज थी जो वह इन दोनों के लिए कर सकता था, जो पूरी रात सबसे ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। अगली सुबह विपर किंगडम के सैनिकों की निगाहें उन पुजारियों पर केंद्रित थीं जिन्होंने पूरी रात मरीजों का इलाज किया था। इलाज करा चुके मरीज खुशी से बाहर आ रहे थे जब उन्हें दूसरे टेंटों में ले जाया जा रहा था, जबकि गंभीर रूप से घायल मरीजों के एक नए समूह को टेंट में ले जाया जा रहा था। और अब एक अन्य मरीज रोते हुए अपना आभार प्रकट कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं था। हमने बस वही किया जो हमें करना था। जिस सैनिक का पैर शायद काटना पड़ा था, वह जैक का हाथ पकड़कर रो रहा था। जैक भी भावुक होता दिख रहा था क्योंकि उसने सैनिक का हाथ कसकर पकड़ रखा था। इस प्रकार का दृश्य पहले भी कई बार दोहराया जा चुका था। टूनका, जिसने ये पहली बार देखा था, तंबू में घुसते समय चौंक गया। हेरोल उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कमांडर निम, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। टूनका ने अजीब भाव से ठीक हुए सैनिक की ओर देखा। उसने महसूस किया कि आज सुबह सैनिकों के बीच का माहौल बहुत खुशनुमा था। यह एक अलग तरह की जीवंतता थी जो तब नहीं थी जब वे किसी युद्ध में जीत हासिल करते थे। कमांडर निम, आपका स्वागत है। एक जानी पहचानी आवाज उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वे एक दूसरे को जानते ही न हो। ये कईल था। टूनका ने केल की तरफ देखा, जो पादरी के रूप में दिखावा कर रहा था, और उसके पास आने लगा था। फिर उसने टेंट में केल के समूह के बाकी लोगों को देखा। उन सभी ने पूरी रात काम किया था और वे पसीने से तरबतर थे क्योंकि वे रोगियों को ठीक करना जारी रख रहे थे। टूनका ने कैले से आंखें मिलाईं, जो उसके पास आया और फुसफुसाने लगा। आज रात मैं आग बुझा रहा हूं, इसलिए सारी फाइलें ले आओ। केल का स्वर ठंडा था, लेकिन टूनका मुस्कुराने लगा। ठीक है, मैं समझ गया। कल रात एक पल भी न सोने के कारण केल को टूनका का मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद नहीं आया। वह जल्दी से पलटा और चला गया। बेशक हृदय की जीवंतता के कारण नींद न आने के बाद भी केल ठीक था। धन्यवाद। केल ने अपने पीछे से टूनका की आवाज को अनसुना कर दिया। वह रात अमावस्या की रात थी। केल मेपल कैसल के शीर्ष पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। इस अग्नि स्तंभ और आधार में स्थित रोशनी के अलावा यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है। चांद के बिना आग और भी ज्यादा चमक रही थी। केल को याद आया कि रिपोर्ट सौंपते समय हेरोल ने उसे क्या बताया था। क्या सचमुच महल के अंदर कोई नहीं है? हाँ, है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ 3 जादूगर हैं? मैं और मेरे कुछ विश्वस्त अधीनस्थ उनके जादू के साथ महल में घुसे और पुष्टि की। 3 जादूगर, जिनमें से एक रोआन, ब्रेक और जंगल से थे, वीडियो संचार और आपातकालीन स्थितियों के लिए टूनका और हेरोल के सेवकों के वेश में थे। केल ने हेरोल की ओर आश्चर्य से देखा था, जिसे जादूगरों के इस्तेमाल से कोई परेशानी नहीं थी। हेरोल ने केल की नज़र को महसूस किया और इस तरह जवाब दिया, कभी कभी आपको बड़े लाभ के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है।
भविष्य में सभी जादू से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने दुश्मनों का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। केल ने इस अवसरवादी लेकिन पागल कमीने की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सिर्फ हेरोल द्वारा दी गई जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया। वहां कोई नहीं था, कोई उपयोगी वस्तु या जादुई उपकरण भी नहीं थे। ये बस एक खाली महल था। जादूगरों ने पुष्टि कर ली है कि वहां कोई जादुई उपकरण नहीं था। हाँ, वहां मैना का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब ये था कि महल में पश्चिमी महाद्वीप पर इस्तेमाल होने वाले सामान्य जादुई उपकरण नहीं थे। ये संभव हो सकता है कि महल में कुछ अलग अलग चीजें छिपी हों। केल ने बोलना शुरू किया। चलो नीचे चलें। हाँ, केल ने। बिल्कुल अभी। चोई हान और रोजलिन ने जवाब दिया जबकि राउन ने मन ही मन बोलना शुरू कर दिया। मुझे तो बस तुम्हें महल की चोटी पर उतारना है। केल का समूह चुपके से और चुपचाप आग के खंभे से घिरे महल के ऊपर उतरा। उनके उतरते ही उनके चारों ओर का अदृश्यता मंत्र हट गया। अग्नि स्तंभ की रखवाली कर रहे सैनिकों ने केल के समूह की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि टूनका और हेरोल ने पहरा देने वाले सैनिकों की संख्या कम कर दी थी। गर्मी है। केल ने महल के ऊपर छत पर खड़े होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। आग के कारण बहुत गर्मी थी। केल ने चोई हान और रोजलिन की ओर देखा। चोई हान अपने कपड़ों पर कड़ाई रगड़ रहा था। यह एक लाल तारा था जिसके चारों ओर 5 सफेद तारे थे। यह उन्नत नकली गुप्त संगठन पोशाक अभी भी मूल की एक आदर्श प्रतिकृति नहीं थी। हालांकि हंस और बीक्रोक्स ने इसे और अधिक वैध बनाने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया था। युवा मास्टर केल, क्या योजना है? केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के रोजलिन के प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे पहले हम महल में नीचे जाएंगे और किसी भी जादुई उपकरण की तलाश करेंगे। मिस रोजलिन, आपको और राउन को उन अन्य जादूगरों से बेहतर होना चाहिए। हम साम्राज्य की योजना का पता लगाने में भी सक्षम हो सकते हैं। चोई हान और रोजलिन ने अपना सिर हिलाया। केल ने महल के ब्लूप्रिंट को देखा जो हेरोल ने उसे बोलते हुए दिया था। महल में एक भूमिगत मंजिल भी थी। हम किसी भी खजाने या कीमती वस्तुओं की भी तलाश करेंगे जो छिपी हो सकती हैं। दोनों लोग चौंक गए। राउन हवा में प्रकट हुआ और चिल्लाने लगा। मुझे पता था, मानव, मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे। राउन उत्साहित लग रहा था। चोई हान ने रोजलिन की ओर देखा तो पाया कि वह मुस्कुरा रही थी। पैसा या भोजन नहीं, बल्कि खजाना है ना? हाँ, मिस रोजलिन, मुझे पता था कि आप इसे पालेंगी। वे सैनिकों के लिए पैसे और खाना छोड़ जाते थे। केल को और भी कीमती चीजों की तलाश थी। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। हाँ, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, मिस रोजलिन। मानव, मेरा क्या, आपको भी? चोई हान ने केल, रोजलिन और राउन को बातचीत करते हुए देखा जब वे भावशून्य भाव से नीचे की ओर जाने लगे, फिर उनके पीछे चल पड़े। केल ने इस मेपल कैसल की जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मम्मा, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या ऐसा है? हाँ। केल का समूह प्रथम तल के हॉल में इकट्ठा हुआ, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, चलो फिर भी तहखाने में जाकर देखते हैं। रोजलिन ने अपना सिर हिलाया। खजाने की बात भूल जाओ। केल और रोजलिन अब सिर्फ साम्राज्य की योजना का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या साम्राज्य ने बस यह आग लगाए और चला गया? यह कोई मतलब नहीं रखता। यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। रोजलिन ने बोलना शुरू किया। क्या अब हम तहखाने में चलें? नहीं, चलो, जाने से पहले अग्निस्तंभ की स्थिति की जांच कर लें। वे आग को नजदीक से देख सकते थे क्योंकि वे पहली मंजिल पर थे। आग लगभग 7 मीटर व्यास के खंभे के आकार की थी। यही कारण था कि जब कैले ने महल का दरवाजा खोला तो भी सैनिक उसे नहीं देख पाए। केल प्रथम मंजिल के हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। युवा मास्टर नेम, जैसे ही आप पहली मंजिल का दरवाजा खोलेंगे, आप आग देख सकते हैं। उसे याद आया कि हेरोल ने मुझे क्या बताया था। युवा मास्टर केल, सावधान रहें। कैले नेम, मैं दरवाजा खोलूंगा। रोजलिन के चिंतित बयान के साथ ही चोई हान आगे बढ़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। चोई हान एक दरवाजे के सामने खड़ा था जो बड़े मुख्य प्रवेश द्वार के आधे आकार का था और उसने केल की ओर देखा। खोलो इसे। चोई हान ने केल के आदेश पर दरवाजा खोला। केल धीरे धीरे खुले दरवाजे से आग को देख पाने में सक्षम हो गया। उसने घुटकी भरी सांस ली। हम क्रेकल, आग की चिंगारी की आवाज के साथ ही तीव्र गर्मी महल में प्रवेश कर गई। कैल निम, तुम्हें शायद पीछे हट जाना चाहिए। बहुत गर्मी है। चोई हान की बात पर केल ने अपना सिर हिलाया और एक कदम दरवाजे के करीब चला गया। ये गर्म था लेकिन दिल की जीवंतता के कारण अभी भी सहनीय था। केल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये पिछले वाले से ज्यादा मजबूत है।
उसने सोचा कि यह कमजोर होगा क्योंकि यह जंगल के सेक्शन 1 की आग की तुलना में एक छोटे क्षेत्र को घेरे हुए था। हालांकि वह बता सकता था कि यह खंभा जंगल की आग की तुलना में अधिक गर्मी विकीर्ण कर रहा था। उद्धरण। इस बार बड़े पैमाने पर भीगना मुश्किल है। केल, जिसने दोबारा ओलावृष्टि की योजना नहीं बनाई थी, भौहें सिकोड़ने लगा। उसी समय दरवाजे से हवा अंदर आने लगी। ख्याल, गर्मी की एक लहर कईल के चेहरे से टकराए। यह इतनी गर्म थी कि कईल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। केल ने पीछे हटने की कोशिश की क्योंकि जलने से दर्द होगा, भले ही हृदय की शक्ति हो। यह उसी क्षण हुआ। क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? हम। केल ने पीछे की ओर बढ़ना बंद कर दिया क्योंकि उसके मन में एक आवाज बोलने लगी थी। क्या आप उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान देंगे? ये सुपर रॉक के पिछले मालिक की आवाज थी। वह अचानक क्यों बात कर रहा है? कईल ने पृथ्वी से लगाव प्राप्त करने के बाद से सुपर रॉक शक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी और न ही इसका उपयोग करने की कोई इच्छा थी। केल का दिमाग उलझन में पड़ गया। उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कईल नेम। केल ने ठंडे स्वर में चोई हान को जवाब दिया, जिसने विचार करते समय उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या वह? चोई हान ने भ्रमित भाव से एक दिशा की ओर इशारा किया। चोई हान बोलते रहे और कईल की नजर उनकी उंगली पर चली गई। राउन अजीब व्यवहार कर रहा है। अब जब उसने सोचा तो पता चला कि जब वह आग के करीब जा रहा था तब राउन ने कुछ नहीं कहा था। हमेशा की तरह राउन उसे रोकने के लिए टोक रहा होगा। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद से राउन ने कुछ नहीं कहा था। चोई हान की उंगली का अनुसरण करते हुए केल अंततः राउन को देखने में कामयाब हो गया। उद्धरण। क्या? केल के मुंह से एक उलझन भरी आवाज निकली। सुबकी सुबकी। राउन अपना चेहरा जमीन पर दबाए हुए लगातार सूंघ रहा था। केल ने राउन की ओर देखा और सोचा कि क्या हो रहा है। राउन ने अचानक अपना सिर घुमाया और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। काला ड्रैगन जमीन पर जोर से पटकने लगा। मैं इससे सूंघ सकता हूँ। मैं इससे सूंघ सकता हूँ। क्या सूंघ रहे हो? ये वही गंध है जो ब्लैक स्वैम्प के पास थी। काला दलदल। केल को आश्चर्य हुआ कि राउन क्या कह रहा था। हालांकि जल्द ही उसे सब समझ में आ गया। ब्लैक स्वैम्प, यही वह जगह थी जहां उसे ड्रैगन बोन्स और डोमिनेटिंग ऑरा मिली थी। ये वह स्थान भी था जहां गुप्त संगठन ने जलपरियों को मृत मान दिया था। राउन ने केल की ओर देखा और बोलना शुरू किया। मुझे उस मरे हुए ड्रैगन के मरे हुए मन की गंध आ रही है। केल मुस्कुराने लगा। संत और पवित्र युवती ने कहा था कि मृत मन बम तरल रूप में था। उसे आश्चर्य हुआ कि साम्राज्य को वह द्रव कहां से मिला होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ब्लैक स्वैम्प से मृत मान का कुछ हिस्सा साम्राज्य को भी दिया गया था। केल ने बोलना शुरू किया। हम अब तहखाने की ओर जा रहे हैं। मेपल कैसल के तहखाने में कुछ ऐसा था जो केल चाहता था। हेरोल को संदेह था कि तहखाने का उपयोग जेल और दासों के आवास के रूप में किया जाता था। क्लैक क्लैक। केल के समूह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर तहखाने में चले गए। इस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, एक मृत मैना बम। रोजलिन ने आह भरी। खटखट। केल तहखाने में जाने के लिए आखिरी सीढ़ी पर रुक गया। मिस रोजलिन, कृपया तहखाने में थोड़ी रोशनी डालें। समझ गया। रोजलिन ने कुछ प्रकाश के गोले बनाए और उन्हें तहखाने के अलग अलग क्षेत्रों में तैरते हुए भेजा। जल्द ही उन गोलों ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। ऐसा लगता है कि यह कोई जेल है। चोई हान की टिप्पणी पर केल ने अपना सिर हिलाया। यह इलाका लोहे के पिंजरों से भरा हुआ था। हालांकि वहां जाने के लिए कई रास्ते उपलब्ध थे, लेकिन वे सभी पिंजरों की ओर जाते प्रतीत होते थे। चोई हान ने सरल लेकिन जटिल लेआउट को देखा और बोलना शुरू कर दिया। ये भूल-भुलैया जैसा लग रहा है। केल निम, क्या मुझे पहले नीचे जाना चाहिए? क्या तुम मरना चाहते हो? उद्धरण। माफ करें। चोई हान देख सकता था कि केल मुस्कुरा रहा था। केल ने चोई हान को स्थिर रहने का इशारा किया और फिर अपनी तरफ देखा। सुबकी सुबकी। राउन अभी भी सूंघ रहा था। हालांकि ऐसा करते समय वह किसी राजसी ड्रैगन की तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन केल ने राउन को अपना काम करने दिया। थोड़ी देर तक सूंघने के बाद राउन ने कैले से नजरें मिलाईं। कैले की गर्मजोशी भरी निगाहों को देखकर राउन ने सूंघना बंद कर दिया और असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उसी समय केल ने तहखाने की ओर इशारा किया और राउन से बात करना शुरू कर दिया। राउन, जाओ। राउन ने कुछ बार अपनी आंखें झपकाईं, अंततः अपना सिर हिलाया। ठीक है मानव, बस मेरे पीछे आओ। सुबकी सुबकी। राउन ने फिर सूंघना शुरू कर दिया। जब तक आपके पास अंधकार विशेषता न हो, मृत मान का पता लगाना मुश्किल था।
रावण ऐसा करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये था कि मृत ड्रैगन का मान था, कुछ ऐसा जिसका रावण आदि था। रावण ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि केल उसका पीछा नहीं कर रहा था। केल सीढ़ियों की दीवार पर अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके झुका हुआ था। जब तुम्हें वे सब मिल जाएं तो मुझे बताना। शू शू। रावण ने केल के भगाने की हरकत पर अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चोई हान बेचैनी में ये सब देख रहा था। उस समय रोजलिन ने लेविटेशन जादू का इस्तेमाल करके खुद को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लिया। युवा मास्टर केल, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं राउंड के पीछे पीछे चल सकता हूं, है ना? हाँ, अपनी यात्रा का आनंद लें। रोसेलिन ने राउंड का पीछा करने से पहले मुस्कुराया। वह राउंड द्वारा लिए गए मार्ग की पुष्टि करने के लिए छोटे मैना ऑर्ब्स का उपयोग कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक है। चोई हान, जो कुछ क्षण तक ये सब देखता रहा, अंततः बोलने लगा। केल निम, क्या तुम्हें डर है कि राउंड बम गिराने से चूक सकता है और हमें चोट लग सकती है? क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ रहने के लिए कह रही हो? केल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह उस क्षेत्र को देखता रहा जो रोजलिन के मन के गोले से लगातार चमक रहा था। चोई हान मुस्कुराने लगा और केल के बगल में खड़ा हो गया जैसे कि वह कोई गार्ड हो। उनका लहजा कठोर है लेकिन वह हमेशा सभी का ख्याल रखते हैं। जब चोई हान ये सोच रहा था तो केल के दिमाग में एक अलग विचार आया। दूसरों से काम कराते हुए कुछ न करना ही सबसे अच्छा है। रोजलिन और राउंड काम कर रहे थे जबकि वह यहाँ आराम कर रहा था। हालांकि आराम का वह पल ज्यादा देर तक नहीं चला। मुझे यह मिला। तहखाने का केंद्र, वह स्थान जहां से ये सभी घुमावदार रास्ते जुड़े हुए थे, वह स्थान था जहां से राउंड चिल्ला रहा था। आप मेरा पीछा कर सकते हैं। रोजलिन, जो बेसमेंट के बीच से वापस आ चुकी थी, ने उन्हें राउंड तक पहुंचाया। केल ने देखा कि राउंड अपने अगले पंजे से जमीन की ओर इशारा कर रहा था जब वह इस फैक्ट्री जैसे हिस्से में दाखिल हुआ। ये यहीं से आ रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है। केल ने जमीन की ओर देखा। लोहे के पिंजरों के विपरीत इस क्षेत्र की जमीन पत्थर की स्लेटों से बनी थी। उसने बोलना शुरू किया, ऐसा लगता है कि हमें इन स्लेटों को ऊपर उठाने की जरूरत है। केल ने अपना सिर घुमाया। चोई हान, जो स्लेट्स को देख रहा था, ने भी अपना सिर घुमाया। केल, रोजलिन और राउंड सभी उसकी ओर देख रहे थे। आहम। चोई हान ने अपनी बगल से तलवार निकाली और अपनी दोनों आस्तीन ऊपर कर ली। मैं इसे ऊपर उठाऊंगा, चोई हान ने कहा कि जैसे ही वह स्लेट की ओर बढ़ा, राउंड ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इसे और तेजी से कर सकता हूं। काला मन बड़े स्लेट की ओर बढ़ गया। कुल 4 स्लेटें काले मैना से ढकी हुई थीं। क्लंक क्लंक, स्लेटें धीरे धीरे ऊपर उठी। चोई हान चौंक गया। केल ने चारों स्लेटों को बिना किसी समस्या के चलते देखा, फिर उसने बोलना शुरू किया। आप सचमुच महान और शक्तिशाली हैं। राउंड ने ठहाका लगाया और चोई हान की ओर देखा। चोई हान ने रोसेलिन की ओर देखने से पहले आह भरी। रोजलिन, ऐसा लगता है कि हमें मिट्टी को भी थोड़ा ऊपर उठाने की जरूरत है। आह, मैं ऐसा करूंगा। केल ने चोई हान और रोजलिन के बीच में कदम रखा। उसने हवा की आवाज का एक कमजोर संस्करण सक्रिय किया। शाह। हल्की हवा के झोंके से वह जगह गुजरी जहां स्लेट रखी हुई थी। थोड़ी सी मिट्टी को सरलता से हटा दिया गया। चोई हान ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। चोई हान की नजर देखकर केल की भौहें तन गईं। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ भी नहीं है क्या? चोई हान धीरे से आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठाए। रोजलिन ने केल की मदद करने से पहले चुपचाप हंसी। हालांकि यह एक बार में बहुत कम मात्रा में मिट्टी को हटा रहा था, लेकिन यह मुश्किल नहीं था। ये बस उबाऊ था। केल ने धीरे धीरे मिट्टी को हटाना जारी रखा और सोचना शुरू कर दिया। सुपर रॉक ने ऐसा क्यों किया? केल को याद आया कि डरावने विशालकाय कोबलस्टोन ने कुछ क्षण पहले क्या कहा था। क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? इस बयान से केल को चिंता होने लगी। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सुपर रॉक की गहन आवाज में कुछ आग्रह महसूस किया था। केल एक आत्मपीड़क नहीं था। सुपर रॉक द्वारा खुद को बलिदान करने के लिए कहे जाने की बात सुनकर केल को सिहरन हुई। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सुपर रॉक पावर कैसे काम करती है। जब से उसे यह शक्ति मिली थी, उसने कभी इसका प्रयोग नहीं किया था। इसके अलावा उसका उपयोग करने की भी कोई योजना नहीं थी। यहां तक कि उस प्राचीन पुस्तक में भी सुपर रॉक का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें बस इतना ही कहा गया था, सुपर रॉक मजबूत था, उन्होंने सभी की रक्षा के लिए अपना शरीर आगे रख दिया। पुस्तक में केवल यही जानकारी थी। केल ने निर्णय लेने से पहले एक क्षण सोचा। बस इसे नजरअंदाज करो,
उसे बस उस आवाज को पागलपन भरी बकवास समझकर अनदेखा करना था। खुद का बलिदान कर दूं? मैं क्यों? केल ने ऐसा करने के बारे में कोई विचार नहीं किया था। मानव, मानव, रावण ने उसी समय कैले को पुकारा। आह! केल ने तुरंत ही पवन ध्वनि को निष्क्रिय कर दिया। वह वस्तु जिसका वह इंतजार कर रहा था अंततः दिखाई दे गई। उसे भी शोर सुनाई देने लगा। टिक टॉक, टिक टॉक, ये टिक टिक करती घड़ी की आवाज थी। रावण चिल्लाने लगा, यही है, निश्चित रूप से यह सुगंध यहीं से आ रही है। रोजलिन नीचे झुकी और उस वस्तु की जांच करने लगी। ये पतले कांच से बना एक गोला था। उसने उस गोले के चारों ओर बहुत सारे विदेशी उपकरण देखे। हालांकि कांच के गोले के अंदर मौजूद तरल पदार्थ ने उसका ध्यान खींचा। ये गोला काले तरल पदार्थ से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अजीब है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसके गले में गड़गड़ाहट होने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह सही कह रही है। यह अजीब है। ये तरल क्या है? राउंड, जो रोजलिन के बगल में उतरा था, गड्ढे के अंदर देखा और भौहें सिकुड़ने लगा। वह लगभग 10 बम देख सका जिनके बीच में काला तरल पदार्थ था। उसके बगल में एक जादुई बम था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। साथ में एक गोला था जो बैंगनी तरल से भरा हुआ था। ये बैंगनी तरल क्या था? रोजलिन और राउंड दोनों ने बैंगनी तरल की ओर देखा। राउंड सबसे पहले बोला, यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं लगती। मुझे इस गोले को तोड़कर और करीब से देखकर यह पता लगाना होगा कि यह क्या है। आप सही कह रहे हैं राउंड निम, हमें निश्चित रूप से इस पर शोध करने की जरूरत है। हालांकि वे जो कह रहे थे उसके विपरीत, जादूगर और ड्रैगन को इस बात का अंदाजा था कि यह क्या है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर केल की तरफ देखा। केल ने उनसे नजरें मिलाते हुए बोलना शुरू किया, यह आग होगी। आशा के अनुसार जादूगर और ड्रैगन में कोई मतभेद नहीं था। रोजलिन ने बोलना शुरू किया, साम्राज्य ने आग का स्तंभ बनाया, लेकिन अंत में उनका लक्ष्य टूनका और विपर किंगडम को महल में खींचना प्रतीत हुआ। वह सही है। यहाँ तक कि मेरा महान और शक्तिशाली स्व भी सोचता है कि साम्राज्य इस मृत मैना बम और आग के स्तंभ का उपयोग करके इस बैंगनी तरल को उड़ाने और सभी को मारने की योजना बना रहा था। ये समझ में आता है। आग से सब कुछ काला हो जाएगा, जिससे मृत मैना बमों के इस्तेमाल के सबूतों को छिपाना आसान हो जाएगा। ये सच है। महल में कुछ भी न मिलने के बाद हेरोल के पास अंदर न जाने का कोई कारण नहीं होगा। एक बार जब वह अंदर जाएगा तो यह महल धमाका कर देगा। धमाका। राउंड ने अपने अगले पंजे से एक बड़ा वृत्त खींचा। वे फट जाएंगे और मर जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। भले ही वे सभी न मरें, लेकिन अगर कुछ लोग मृत मान से जहर खा जाते हैं तो साम्राज्य सफल हो जाएगा। जहां तक टूनका के पक्ष की बात है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास कोई जादूगर नहीं है, उन्हें जहर खाए जाने के दौरान आग के खंभे से बचकर निकलना होगा। उस बेवकूफ के अलावा किसी और के लिए यह मुश्किल है। टूनका। राउंड वहीं रुक गया और केल की ओर देखने लगा। टैप टैप। राउंड ने अपने पंजे से केल के पैर पर हल्के से थपथपाया। केल ने राउंड के गोल सिर को सहलाया। अच्छा काम। हे। राउंड हंसा और गर्वित दिखा। मैं वास्तव में महान और बुद्धिमान हूँ। मैं महान हूँ, भले ही मेरा पहला विकास चरण धीमा हो। हाँ, केल ने भी साथ में बजाया। उस क्षण भी ध्वनि जारी रही। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। केल की नजर जादुई बम की ओर गई। यह कोई सामान्य जादुई बम नहीं था। जादुई बम के ऊपर एक नया उपकरण लटका हुआ था। इस उपकरण पर उग्र मन का गोला लटका हुआ था। समय धीरे धीरे कम होता जा रहा था। 27 घंटे 13 मिनट 44 सेकंड। रोजलिन ने बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि कीमियागरों और जादूगरों ने मिलकर इस जादुई बम को विकसित किया है। ऐसा लगता है कि यह जादूगर के मन को पहले से संग्रहित करने का एक तरीका है ताकि जादुई बम को पूर्व निर्धारित समय पर फटने के लिए सेट किया जा सके। जादुई बमों को फोड़ने के लिए जादूगर की आवश्यकता होती थी। उन्होंने गोले में बहुत कम मात्रा में मैना डाला ताकि केवल उच्च श्रेणी के जादूगर ही इसे देख सकें। यद्यपि मन गोले के अंदर भड़क रहा था, परंतु उसकी मात्रा बहुत कम थी। बेशक गोले में मौजूद मैना की मात्रा के आधार पर जादुई बम की ताकत बहुत कमजोर लगती है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक वयस्क के सिर के आकार के पत्थर को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उनके सामने मौजूद इस नए जादुई बम को इससे अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, इसमें मृत मैना बम को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। 27 घंटे 12 मिनट 7 सेकंड। रोजलिन, ब्राउन और चोई हान ने केल की ओर देखा। केल अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ मुस्कुरा रहा था। चलो अब हम सब सामान पैक कर लें।
राउंड ने जल्दी से उन्हें अपने वैकल्पिक आयाम में डालना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे केल की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। रोसेलिन ने बैंगनी तरल के साथ गोला उठाया और फिर उसे राउंड को सौंप दिया। रोजलिन ने झिझकते हुए जादुई बम को पकड़ लिया और केल से एक प्रश्न पूछा, हम इस टाइमर के बारे में क्या करें? अगर हम टाइमर हटा दें तो जादुई बम फट सकता है। केल ने चेहरे पर अभी भी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर इसे छोड़ दो। माफ करें, ताली बजाओ। केल ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार ताली बजाई। मैं एक तूफान लाने जा रहा हूं, इसलिए इससे बम विस्फोट करना कठिन नहीं है। वह सही कह रहा है। चलो इसे चालू करते हैं, फिर हम टाइमर डिवाइस ले सकते हैं। राउंड खुशी से मुस्कुराया। केल ने राउंड के सिर पर थपथपाया, जिसके मन में भी वही विचार थे जो उसके मन में थे, और उसने आदेश दिया, चुईहान, मिस रोजलिन, चलो शुरू करते हैं। अब आग बुझाने का समय आ गया था। या रात में पहरा देना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं है? ये सच है। मेपल कैसल के चारों ओर अग्निस्तंभ के चारों ओर पहरा दे रहे सैनिकों में से पूर्व की ओर विपर किंगडम के बेस की ओर मुंह करके खड़े सैनिक जागते रहने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सैनिकों में से एक ने अभी भी चमकते हुए रोगी तंबू की ओर देखा और बोलना शुरू किया, वे सचमुच अच्छे लोग हैं। वे हैं। क्या उन्होंने कहा कि वे कमांडर निम को जानते हैं? हाँ, ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि वे हमारे घायलों को ठीक करने के लिए महाद्वीप की यात्रा करते समय यहाँ रुके थे। सैनिक जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे वे 5 पुजारी थे। वे आज रात से बारी बारी से मरीजों का इलाज शुरू कर रहे हैं। हाँ, कल रात उन सभी के लिए पूरी रात जागना मुश्किल रहा होगा। ये बात तो सही है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्हें इससे कुछ नहीं मिल रहा है। सिपाही ने अपने दोस्त की बात पर सिर हिलाया और फिर आग के खंभे की तरफ देखा। आग के पास जाने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अब ये बहुत अच्छा होगा अगर हम इस आग के बारे में कुछ कर सकें। हाँ। आग के खंभे को देखकर सिपाही चौंक गया। उसकी आवाज के अलावा एक और आवाज भी आ रही थी, क्रेकल। यह आग जलने की आवाज थी। एक अलग तरह की आवाज भी थी, रंबल। ये वह शोर था जो आपने बिजली गिरने से पहले सुना था। सिपाही ने अपना सिर उठाया। यह अमावस्या की रात थी। हालांकि आसमान में जहां पहले चमकते हुए तारे थे अब बदल चुका था। आकाश अब काले बादलों से ढक गया था, जिसके कारण वे तारे नहीं देख पा रहे थे। रंबल, बिजली गिरने से पहले जो ध्वनि सुनाई देती है वह सैनिक के कानों में फिर गूंज उठी। और फिर रात के आकाश में बूम, विस्फोट होते ही प्रकाश की चमक दिखाई दी। अरे ये क्या? यह कोई वज्रपात नहीं था। सैनिक ने देखा कि काले मुखौटे और काली पोशाक पहने 2 लोग लाल बत्ती से घिरे हुए हैं। अग्नि स्तंभ के ऊपर खड़े 2 व्यक्तियों में से एक ने आकाश की ओर आग के गोले दागने शुरू कर दिए। धमाका धमाका, आग के गोले एक दूसरे से टकराने लगे और शोर मचाने लगे। हा टिल्ड। तभी उन्हें जोर से हंसी की आवाज सुनाई दी। सिपाही ने अपने दोस्त से बात करना शुरू किया। अरे जल्दी करो और इसकी रिपोर्ट करो। मैं समझ गया। दूसरा सैनिक बेस की ओर दौड़ा। हालांकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पाट पाट, कई तंबुओं में उजाला होने लगा। तभी सरदार और सैनिक अपने तंबुओं से बाहर निकलने लगे। उन्हें बाहर आते देख सिपाही ने अपना भाला कस लिया। रंबल, रात का आसमान भड़कने लगा। काले बादलों से छोटी छोटी चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। हा, नकाबपोश व्यक्ति लगातार हंसते रहे और हवा में जादू की गोलियां चलाते रहे। जादू विपर साम्राज्य के लिए भय और क्रोध का स्रोत था। सैनिकों की आंखों में क्रोध और भय दोनों भर गए, जो फिर से जादू देख रहे थे। वहां एक और व्यक्ति था जो उन 2 लोगों को हवा में जादू चलाते हुए देख रहा था। केल, जो मेपल कैसल के शीर्ष पर खड़ा होकर आग के स्तंभ को देख रहा था, जो उससे भी ऊंचा था, उसने रोजलिन और चुईहान की ओर देखा। वाह, मिस रोजलिन उम्मीद के मुताबिक अच्छा कर रही हैं। चुईहान भी अच्छा कर रहा है। रोजलिन जादू की शूटिंग कर रही थी जबकि चुईहान जोर जोर से हंस रहा था। वे रूढ़िवादी खलनायकों की तरह दिखते थे। केल ने आसमान की ओर देखा। बारिश का बादल केवल मेपल कैसल के ऊपर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण तूफान आ जाएगा। स्वूश, तेज हवा और भी तेज चलने लगी। राउंड भी अद्भुत है। केल ने अपना संक्षिप्त मूल्यांकन समाप्त किया और अपना हाथ खोला। केल के गले में पड़े हार से नीली रोशनी निकलने लगी। यह पानी पर हावी था। यह पानी फिर से दिखाई देने लगा था। 1 बूंद, 2 बूंद, काले बादल में पानी की कई बूंदें दिखाई देने लगीं। केल ने बोलना शुरू करते ही पानी की बूंदों की संख्या बढ़ा दी। आए शुरू करें।
मैं समझ गया। रावण ने टाइमर हटा दिया। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, टाइमर बंद हो गया। फिर रावण ने जादुई बम को रोजलिन और चोई हान की जगह से ऊपर फेंका। एक पल के बाद बांग, आकाश में जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी। जादुई बम ऐसे क्षेत्र में फटा जहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसी समय केल ने अपनी आंखें खोली। टपक टपक, एक एक बूंद बारिश होने लगी। बारिश ने जल्द ही सभी की दृष्टि को सीमित कर दिया। शाह, मेपल कैसल पर पानी बरसना शुरू हो गया। मेपल कैसल के चारों ओर तेज बारिश का दौर चला। सैनिक अवचेतन रूप से पीछे हटने लगे। तभी उन्हें एक जोरदार आदेश सुनाई दिया। सब लोग पीछे हट जाओ। ये कमांडर टूनका था। सैनिक तेजी से मेपल कैसल से दूर चले गए। टूनका ने योद्धाओं को आदेश दिया, जादुई प्रतिरोध वाले योद्धा मोर्चे पर हैं। जादुई प्रतिरोध वाले योद्धा सैनिकों के आगे बढ़े और एक संरचना स्थापित की। उनकी चालें तेज थीं, लेकिन अजीब तरह से अजीब थीं। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। रंबल, शाह, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवा चल रही थी। वे तीनों अभी मेपल कैसल को घेरे हुए थे। नए चांद की इस रात में मेपल कैसल तूफान का केंद्र था। हालांकि वहां कुछ ऐसा भी था जो और भी अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था। 6 आग। सिपाही ने अवचेतन रूप से अपना भाला कस लिया और बुदबुदाने लगा। आग बुझ रही थी। आग का वह स्तंभ जो महल से भी ऊंचा था, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। बारिश और बढ़ती धुंध के कारण सैनिकों के लिए महल को देखना मुश्किल हो गया। वह कैसा भयानक दृश्य है। विपर किंगडम के योद्धा ने गहरी सांस ली। क्या ये जादू है? उसने तूफान की ओर देखा जो केवल मेपल कैसल को घेरे हुए था और डर से कांपने लगा। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। वह बारिश के बीच से दो लोगों को देख सकता था। काले कपड़े पहने हुए दो लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। योद्धा की निगाह स्वाभाविक रूप से उनके पीछे नीचे चली गई। योद्धा देख सकता था कि आग का स्तंभ अब महल से छोटा हो गया था। प्लॉप प्लॉप, अब वह महल की छत पर मोगोरू साम्राज्य का झंडा हवा में लहराता हुआ देख सकता था। उसने अपनी नजर महल की सबसे ऊंची मीनार की लाल छत पर घुमाई। छत पर कोई व्यक्ति झंडे का डंडा पकड़े खड़ा था। वह भी पूरी तरह काले रंग से ढका हुआ था। योद्धा ने उस व्यक्ति के हाथ की ओर देखा जो ध्वज स्तंभ को नहीं पकड़ रहा था। स्वूश, उस आदमी के हाथ से एक तेज झोंका निकला और आसमान की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति बारिश के बादल को नियंत्रित कर रहा हो। उसने एक प्रकार का दबाव महसूस किया जो उसने साम्राज्य के जादूगरों या शूरवीरों के विरुद्ध लड़ते समय भी महसूस नहीं किया था। उस क्षण योद्धा ने एक अलग अस्तित्व के बारे में सोचा। प्रकृति में विश्वास रखने वाले इस योद्धा को प्रकृति की ताकत का पता था। प्रकृति एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति थी जो जादू या इंसानों की परवाह नहीं करती थी। कदम, योद्धा ने एक और कदम पीछे लिया। उस समय योद्धा ने देखा कि आगे बढ़ने से पहले किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। ये कमांडर टूनका था। योद्धा अंततः अपने हाथों में फिर से कुछ ताकत डाल सका। कमांडर टूनका, वह एक मजबूत व्यक्ति था जिसने बचपन से ही प्रकृति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यही कारण था कि विपर किंगडम के नागरिकों ने उसका अनुसरण करना चुना। उन्होंने इस बात का सम्मान किया कि उसने प्रकृति के आगे घुटने नहीं टेके। आप कौन हैं? कमांडर टूनका ने अपनी आवाज ऊंची की। छत के ऊपर से उसकी आवाज सुनने वाला व्यक्ति केल सोचने लगा। उसकी आवाज सचमुच बहुत ऊंची है। कैल को बारिश से ठंड लगने लगी। दिल की ताकत भी ठंड को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। कैल ने फैसला किया कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। आप कौन हैं? टूनका ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा। तभी इलाके में एक हल्की सी आवाज गूंजी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे जादू से बदल दिया गया था। मुझे आश्चर्य है, हम कौन हो सकते हैं? वह रोजलिन थी। उसकी चिढ़ाने वाली आवाज विपर किंगडम के सैनिकों तक पहुंच गई। केल सोच रहा था कि रोजलिन वास्तव में एक अच्छी अभिनेत्री थी क्योंकि वह धीरे धीरे एक हाथ से अपने जादुई बैग में सरसराहट कर रहा था। चोई हान ने उसी क्षण चिल्लाकर कहा, हम गुप्त संगठन हैं। उन्होंने अपनी आवाज को तेज करने के लिए अपने आभा का इस्तेमाल किया। चोई हान ने कैल की ओर देखा और पूछा कि क्या उसने अच्छा किया। कैल ने उसे इस बार ऐसा कहने के लिए कहा था। कैल ने एक आह भरी और टूनका की ओर देखा। क्या गुप्त संगठन? टूनका ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी क्योंकि सैनिक बेचैन होने लगे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह नाटक कर रहा था। योद्धाओं ने सैनिकों को शांत किया। हालांकि उन्होंने अपनी नजरें उन राक्षसी लोगों से नहीं हटाईं जो वहां आ गए थे। यह उसी क्षण हुआ। एक सैनिक की आंखें चौड़ी हो गईं। ध्वज स्तंभ को पकड़े हुए व्यक्ति ने हिलना शुरू कर दिया। हौंफना,
योद्धा हॉन्फेने से खुद को नहीं रोक सका। रेप। मोगोरू साम्राज्य का झंडा जो मेपल कैसल के ऊपर फहरा रहा था, उसे ध्वजस्तंभ से उखाड़ दिया गया। छत पर मौजूद आदमी ने उस खंजर का इस्तेमाल किया जिससे उसने झंडा फाड़कर मोगोरू साम्राज्य के शिखर पर वार किया था। फिर उसने खंजर टूनका की ओर फेंका। स्वूश। खंजर और बवंडर टूनका की ओर दौड़े। कमांडर निम। कुछ हैरान योद्धाओं ने टूनका को आवाज लगाई, लेकिन टूनका का ध्यान सिर्फ छत पर मौजूद आदमी पर ही था। पोक। खंजर जमीन में घुस गया। ये टूनका के ठीक सामने था। जब लोग आश्चर्य से खंजर की ओर देखने लगे तो झंडा काटने वाला व्यक्ति छद्म आवाज में बोलने लगा। आग बुझ गई है। सिज्जल। अग्नि का स्तंभ पूरी तरह से गायब हो गया था। टपक टपक। अभी भी धीमी गति से बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें सैनिकों के गालों पर गिरी। उसी समय सैनिकों को टूका की आवाज सुनाई दी। कहा हा हा हा। उनकी आवाज ने तूफान के खत्म होने से पैदा हुए खालीपन को भर दिया। रेप। टूनका ने अपने हाथों से मोगोरू साम्राज्य का झंडा फाड़ दिया। इसके बाद फटे हुए झंडे पर पैर रखा गया। टूनका की शांत आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। महल की ओर आगे बढ़ो। आग बुझ चुकी थी। उन पर, साम्राज्य पर, और जो कुछ भी अभी यहाँ है उस पर कब्जा करो। टूनका ने आदेश दिया और फिर वह समूह के सामने दौड़ने लगा। ये टूनका की शैली थी। वह मेपल कैसल की ओर दौड़ा जो धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। फिर वह महल की पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने अपने हाथ में पकड़ी धातु की छड़ी को सबसे बड़े लकड़ी के दरवाजे की ओर घुमाया। बांग। दरवाजा टूट गया। उसे आभा जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उसकी प्राकृतिक शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त थी। वह टूटे हुए दरवाजे से महल के अंदर देख सकता था। सब लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, टूनका चिल्लाया, जबकि उसकी दाहिनी हाथ की महिला पेलिया ने अपना भाला हवा में उठा लिया। टूनका के सीधे अधीनस्थ योद्धा उसके पीछे भागे। ओह! पेलिया और योद्धा महल के द्वार की ओर दौड़े। स्वूश! फिर से तेज हवा का झोंका आया। उफ! हवा के तेज झोंके ने पेलिया और योद्धाओं को पीछे धकेल दिया और मेपल कैसल को घेर लिया। हवा के झोंके की चपेट में आने के बाद केवल टूनका ही सुरक्षित था। कमांडर निम, ऊपर। अपने एक योद्धा की चीख सुनकर टूनका ने ऊपर देखा। केल वहां ऊपर था। वह चोई हान और रोजलिन के साथ इकट्ठा हो गया था जब वे हवा में तैर रहे थे। राउन, कृपया अदृश्यता प्रदान करें। केल को राउन की प्रतिक्रिया अपने बगल से आती हुई सुनाई दे रही थी। ठीक है। केल का समूह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। वे, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या कह रहे थे और इसके बजाय उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। एक बार जब वे अदृश्य हो गए तो राउन ने उड़ान जादू का इस्तेमाल करके उन्हें जल्दी से उनके तंबू में वापस ले जाया। वे गायब हो गए। कमांडर निम, हमें क्या करना चाहिए? हम पहले महल में जाएंगे और हर कोने की जांच करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से जांच कर लें। केल ने टूनका की नकली गुस्से वाली आवाज को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसने राउन से उनके तंबू के अंदर से अदृश्यता का जादू हटाने को कहा था। आह, कितना ठंडा है! केल को बहुत ठंड लग रही थी। वह बहुत देर तक बारिश में भीगता रहा था, इसलिए उसने झंडा फाड़ते समय ठंडक दिखाने की कोशिश की। उसके सामने 2 तौलिए आ गए। युवा मास्टर केल, यह एक तौलिया है। मैं जादू का उपयोग करके आपको सुखा दूंगा। कैलेनिम, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो तुम बेहोश हो जाओगी। मुझे नहीं लगता कि यह इतना बुरा होगा। केल ने अनिश्चित भाव से दोनों तौलिए प्राप्त किए। कैले के शरीर से गर्म हवा का झोंका गुजरा। राउन ने कैले के मन में बोलना शुरू कर दिया। मानव, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो बहुत बुरा होगा। तुम खून की उल्टी करके फिर से बेहोश नहीं हो सकते। राउन के जादू की वजह से केल एक पल में पूरी तरह सूख गया। उसने अपनी काली पोशाक के ऊपर पुजारी की पोशाक पहन ली और दूसरों की ओर देखा। उन तीनों ने अपने मुखौटे उतार दिए थे और पुजारी की पोशाक पहन ली थी। केल तंबू के प्रवेश द्वार तक गया और प्रवेश द्वार का फ्लैप ऊपर उठाया। चीफ हेरोल वहां खड़े थे। हेरोल के पीछे एक योद्धा था जो सरदारों की रक्षा करता था और टूनका का एक विश्वसनीय अधीनस्थ था। पुजारी निम, मुझे आशा है कि आप अचानक हुए हंगामे से चौंक नहीं गए होंगे। हेरोल के सवाल पर केल अपने चेहरे पर सफेद मास्क लगाए मुस्कुराने लगा। मैं ठीक हूं, लेकिन मैं मरीजों की मदद करने के बारे में सोच रहा था क्योंकि इससे मेरी नींद खुल गई। क्या कोई और मरीज है? अब नहीं है। अच्छा, ऐसा है। शोरगुल से जागने वाले 3 पुजारी मरीजों के साथ वापस तंबू में चले गए और पूरी रात वहीं रहे। सैनिकों ने ये सब देखा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे महल में व्यस्त थे जो अब आग से घिरा नहीं था। हालांकि सैनिक अभी भी पुजारियों के प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे।
बेशक हैरोल्ड, जो सबसे अधिक आभारी थी, ने केल के कान में फुसफुसाया। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर निम। केल ने तंबू में काम कर रहे अपने पुजारियों की ओर देखा और हैरोल्ड से बात करना शुरू कर दिया। यह एक ऋण है, इसे याद रखो, मैं नहीं भूलूंगा। मेपल कैसल का शीर्ष विपर किंगडम का झंडा अब वहां फहरा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप जा रहे हैं? हमें अवश्य जाना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिकों में से एक संत जैक का हाथ पकड़कर बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। पागल पुजारिन केज भी ऐसी ही स्थिति में थी। कैल के सामने झुके हुए सैनिक भी थे। आग बुझने के 2 दिन बीत चुके थे। सफेद मुखौटे पहने 3 पुजारी महल के सामने खड़े होकर जाने की तैयारी कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। टूनका ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और आगे की ओर चला गया। यह अफसोस की बात है कि आप महल में कुछ दिनों तक आराम नहीं कर सकते। कमांडर निम, बिल्कुल नहीं। केल ने टूनका के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चारों ओर देखा। उसने हर एक सैनिक से नजरें मिलाईं। सफेद बालों वाले पुजारी ने बोलना शुरू किया। आराम करना हमारे लिए उचित नहीं है। मुझे यकीन है कि अभी भी कुछ लोग दर्द में हैं। केल ने बोलते हुए साफ आसमान की ओर देखा। हमें यहीं होना चाहिए। उसके पीछे खड़े सभी लोगों ने सहमति जताई। टूनका ने सैनिकों की ओर ऐसे देखा जैसे उसके पास कोई विकल्प न हो। रास्ता खोलो, पुरोहितों का रास्ता मत रोको। सैनिकों ने एक रास्ता बनाया, भले ही वे निराशा से भरे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से बिना ज्यादा आराम किए रोगियों को ठीक करने वाले पुजारियों ने विपर किंगडम के सैनिकों को औषधि दी थी और उन्हें फिर से चोट न पहुंचाने के लिए कहा था। उन्होंने मरने वाले लोगों को बचाने के लिए अद्भुत शक्तियों का भी प्रयोग किया। सैनिकों को इन पुजारियों के प्रति श्रद्धा महसूस हुई। एक सैनिक अवचेतन रूप से चिल्लाने लगा, पुजारी निम। सामने खड़े सफेद बालों वाले पादरी की नजर सैनिक की ओर गई। सैनिक को उस नजर से ताकत मिली होगी और वह बोलना शुरू कर दिया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं। हालांकि मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं जानना चाहूंगा। हालांकि यह सैनिक उन तथाकथित देवताओं से ज्यादा प्रकृति में विश्वास करता था, लेकिन वह उस पुजारी के बारे में और जानना चाहता था जिसने उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की थी। इसलिए वह अपने भगवान को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करना चाहता था। सैनिक ने पुजारी को अपने भगवान की ओर इशारा करते हुए देखा। पुजारी आकाश की ओर इशारा कर रहा था। वह सूर्य को देख सकता था। सिपाही ने पीछे मुड़कर देखा। पुजारी ने फिर से चलना शुरू करने से पहले उसे देखकर मुस्कुराया। जाते समय पुजारी ने एक और बात कही, सूर्य जीवन पर बिना किसी भेदभाव के चमकता है। आह! सिपाही ने गहरी सांस ली। सूर्य देवता का चच जिस पर साम्राज्य विश्वास करता है। हालांकि यह वर्तमान में टूट रहा था, यह उनके राष्ट्रीय धर्म के सबसे करीब था। सैनिकों को आखिरकार समझ में आ गया कि पुजारी मुखौटे क्यों पहने हुए थे। उसी क्षण टूनका ने आत्मविश्वास से बोलना शुरू कर दिया, यदि आप उनके आभारी हैं तो उन्हें मत भूलना। जादू से भेदभाव किए जाने के बाद हमने एक निष्पक्ष दुनिया बनाने के लिए उन बाधाओं को पार कर लिया है। इसके बारे में भी मत भूलना। सैनिकों ने टूनका के शब्दों को मन ही मन दोहराया और पीछे मुड़कर उन 5 पुजारियों की ओर देखा जो दूर जाकर गायब हो गए थे। जब 5 पुजारियों को सैनिक दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने अपने मुखौटे उतार दिए। केज ने केल की ओर देखा और बोलना शुरू किया, युवा मास्टर निम, आपने सूर्य भगवान के बारे में बात करने का फैसला क्यों किया? मेरे पास एक योजना है। वह भविष्य में संत और पवित्र युवती को सफेद मुखौटे पहनाकर साम्राज्य में घुसपैठ करवाएगा। हालांकि केल को उसे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। पागल पुजारिन उत्सुक थी, लेकिन उसने केल के साथ मजाक करने से पहले कुछ और नहीं पूछा। युवा मास्टर निम, मुझे लगता है कि आप भविष्य में एक महान पोप बनेंगे। जैक ने भी अपना सिर हिलाया। उसने चमकती आंखों से केल की ओर देखा। वह सही है। भले ही आपके पास कोई दिव्य शक्ति ना हो, लेकिन आप एक गर्मजोशी से भरे व्यक्ति हैं, जिनका मन सबसे शुद्ध है, केल निम। आप में निश्चित रूप से वह सब कुछ है जो एक महान पोप बनने के लिए चाहिए, जो ईश्वर में विश्वास करने वालों की देखभाल करता है। जीवन में भेदभाव न करना। मैंने फिर से कुछ नया सीखा। जैक को देखने के बाद पागल पुजारिन केज भूल गई कि वह क्या कहना चाहती थी। केल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने राउंड की ओर देखा, जो अब अदृश्य नहीं था, और बोलना शुरू कर दिया, चलो घर चलते हैं। ठीक है मानव। प्रारंभिक सर्दी। केल ने वीडियो संचार उपकरण बंद कर दिया और खड़ा हो गया। फिर वह पवित्र युवती के कमरे की ओर गया और दरवाजा खटखटाया। क्लिक करें।
नकली पवित्र युवती, जिसे तलवार मास्टर हन्ना के नाम से भी जाना जाता है, ने दरवाजा खोला। यह क्या है? चल दर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कहा। केल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बदला लेने के लिए आम की प्रथम युद्ध ब्रिगेड के साथ मिलकर वे शीघ्र ही समुद्र की ओर बढ़ेंगे। तलवार मास्टर हन्ना के चेहरे पर एक विषैली मुस्कान थी।